हेलो नमस्कार सभी को। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं अपने आपके चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। आइए देखते हैं, आज हम दो टॉपिक हैं उसका खात्मा करेंगे। आप जैसे भी पढ़ रहे हो रेगुलर पढ़ते रहिए, जितना पढ़ा दिया उतना बार बार रिवीजन कर दीजिए। कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक हमें सिलेक्शन के कोई रास्ते रोकने वाला नहीं मिले। ठीक है ना, धीरे धीरे। तो आप फ्री क्लास दिल्ली एसए एलएम जेई के लिए तैयार रहिए। इलेक्ट्रिकल थ्योरी के लिए बहुत बढ़िया तरीके से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट के अंदर लगभग सारी क्लासें हैं। ठीक है ना, जितनी भी रहती है नए सिलेबस के आधार पे टॉपिक कवर करवा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। ठीक है ना, भागने की कोशिश मत करिए आप, क्वेश्चनों की तरफ एक बार मत भागिए। धीरे धीरे आप पहले थ्योरी कंप्लीट करिए, क्योंकि आप क्वेश्चन की तरफ भागेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे जो क्वेश्चन है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन कभी मत लगाना भी। क्वेश्चन है उसका आंसर देख लिया, क्वेश्चन है आंसर देख लिया, क्वेश्चन है आंसर देख लिया, क्वेश्चन है आंसर देख लिया, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। यानी आपको ये लगेगा मुझे याद हो गया, लेकिन रियल में वो याद नहीं होता। आप ट्राई कर लेना। ठीक है ना, क्वेश्चन को निचोड़ के पढ़ना है। निचोड़ का मतलब उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है उसको मरोड़ दो पूरा एकदम से खतरनाक तरीके से। चारों ऑप्शन अपने मुट्ठी में होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन कहाँ से हैं, ऑप्शन सारे इलेक्ट्रिकल के हैं। और इलेक्ट्रिकल का वो ऑप्शन और कहीं पूछा भी जा सकता है, तो क्यों ना उन चारों ऑप्शनों को ही रगड़ा जाए। इस प्रकार से आप तैयारी करोगे तो आपका लंबे समय तक क्वेश्चन याद रहेगा। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला आपके सिस्टम के हिसाब से। ठीक है ना, फिर आप वही हालात आपके होंगे जिस प्रकार CET 1 के अंदर आपके हालात रहे थे। जिनके, क्योंकि जिनके 70+ नंबर है उनको बताने की जरूरत नहीं है। उनको बताने की जरूरत नहीं कैसे पढ़ना है। पढ़ने का दिक्कत है 38 50 55 60 वालों को, दिक्कत वहां पे है। 70+ हो तो बहुत ही इंटेलिजेंट, उससे तो पता है तभी तो 70+ आए हैं यार। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, बहकाव में मत आए, इधर उधर मत भागें, पढ़ें अपनी थ्योरी। आज हम दो चीजें कंप्लीट करेंगे। एक तो हम पूरा का पूरा सोल्डरिंग खत्म करेंगे, किस प्रकार से है। एक टॉपिक जो सोल्डरिंग दिया हुआ है, एक अर्थिंग दिया हुआ है, पूरा अर्थिंग कंप्लीट कर लेंगे आज की वीडियो के अंदर। दो टॉपिक चित, ठीक है ना, पूरा आज दो टॉपिक का कत्ल होने वाला है। सोल्डरिंग क्या होती है और अर्थिंग क्या होती है, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक चीज ध्यान रखो, कुछ चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो जो इंपॉर्टेंट है, और कम इंपॉर्टेंट है उन पर ध्यान ज्यादा मत दीजिए। कचरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कचरा। हम चीजें वो पढ़ाएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है, यानी जिसके 90 95% आने की संभावना है। 5% जहाँ से आने की संभावना हो उस चीज को छोड़ देना चाहिए, वो लास्ट में तब करनी चाहिए जब अपने पास टाइम हो। तो हम पढ़ेंगे आज सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के मेन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितना पढ़ना है, कितनी सोल्डर पढ़ना है, कौन सा सोल्डर पढ़ना है, कौन सा फ्लक्स पढ़ना है, फ्लक्स होता क्या है, सोल्डर क्या होता है, सोल्डर आयरन क्या है, इस प्रकार की हमें कौन सा कहाँ पर सोल्डरिंग की जाती है, नरम सोल्डरिंग क्या है, कठोर सोल्डरिंग क्या है। ठीक है, स्पेल्टर विधि क्या है आपकी। ठीक है, ब्रेजिंग क्या है, बेल्डिंग क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में नॉर्मल आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस वीडियो के अंदर, इसको देखने के बाद आपके शोल हो जाएंगे। कुछ चीज़ें याद करने वाली है, जो ज़्यादातर चैप्टर आसान है, समझने वाला नहीं है, तो उसको हम आसान से पढ़ेंगे, लेकिन वो चीज़ें आप बार बार रिवीजन करें, अलग से उनका पेज बना लें जो याद करने वाली है। ठीक है, सोल्डरिंग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ सीधा सीधा मतलब होता है टांका मारना। जैसे आपका मतलब शर्ट फट गई तो आप क्या करते हो, उसको टांका लगाते हो। ठीक है ना, तो अब शर्ट फट गई उसको तो आप धागे से सुई से सील देंगे, मान लो वो टांका हो गया। ठीक है ना, लेकिन जब हमें क्या करना है, जब हम कोई तार जोड़ते हैं या कोई प्लेट जोड़ते हैं, मान लो दो प्लेट जोड़नी है, मान लो ये टूट गया, इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए जो मैं लगाऊंगा उसे क्या बोलते हैं, हम टांका बोलते हैं। सुनार क्या कहता है, अभी टांका मार के दे दिया। तो उस चीज को जोड़ने की क्रिया है ना, धात्विक प्लेट हो या कोई तार हो या दो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया हमें क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहलाती है। या दो धात्विक चीजों को जोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई क्या, यानी टांका, अरे टांका। ठीक है, टांका किसको टांका लगाना है, बस बोले जी टांका तो हम अब लगा देंगे, बस आप मौका दो। टांका, टांके का मतलब क्या है, जोड़ना। यानी दो धात्विक प्लेट या तारों को जोड़ने की क्रिया, तारों को
जोड़ने की क्रिया या प्रोसेस जो होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। यानी सोल्डर लगाना है। सोल्डर का मतलब क्या हो गया, सोल्डर, ये सोल्डर नहीं है ये वाला, ठीक है ना। यानी सोल्डरिंग का मतलब होता है टांका, टांका लगाना। दो तार टूट गए मान लो, या टूटे नहीं, हमें तरीके से जोड़ना है, जैसे रेडियो के अंदर आपने जोड़ा होगा तार कभी भी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोल्डर, ठीक है ना, सोल्डरिंग। क्या बोलते हैं उसको, सोल्डरिंग बोलते हैं। बोलो अच्छा जी यही बात थी क्या, ठीक है। आप कहोगे दो तारों को उष्मीय प्रक्रिया, इसके अंदर मेन काम किसका रहेगा, उष्मा का, उष्मीय प्रक्रिया द्वारा जोड़ना क्या कहलाती है, सोल्डरिंग या टांका कहलाती है। क्या कहलाता है, जोड़ना ही सोल्डरिंग कहलाता है, ठीक है ना। जोल्डर क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। तो इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया काम आएगी आपकी, उष्मीय प्रक्रिया। हीट जो प्रोसेस है, हीटिंग प्रोसेस है, उसमें प्रक्रिया द्वारा जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। कौन सी प्रक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है, उसमें प्रक्रिया। दो बात तो ये हो गई। और तीसरी बात जब हम पढ़े तो देखो, दो धातुओं को जोड़ना है। मैं मान लूं मेरे पास एक ए धातु है, क्या है मेरे पास, एक ए धातु का तार है, और एक मेरे पास मान लेता हूं मैं बी धातु का तार है, ठीक है ना। बहुत अच्छी सी बात पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। दो धातु का तार है। अब दोनों धातुओं का क्या है, अपना अपना एक मेल्टिंग पॉइंट है। मान लो इस धातु का मान लो 100 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, 100 डिग्री पे ये पिघल जाएगी, ठीक है। और ये भी क्या है, 100 डिग्री पे पिघल जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर इस दोनों धातुओं का मान लो तांबा ही है, दोनों ए और बी अपने पास तांबा ही है मान लो, ठीक है ना। अगर तांबा जिस डिग्री पे है, एल्यूमिनियम 660 डिग्री पे पिघल जाता है, तो एल्यूमिनियम को हम टांका लगाएंगे तो एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग कर सकते हैं क्या, वो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जब हम एल्यूमिनियम को पिघलाएंगे, जब जो सोल्डर को पिघलाएंगे तो क्या होगा, साथ में तार पिघल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इन दोनों का जो है, इन दोनों धातुओं को जोड़ने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाएगा, एक कौन सी, इनको जोड़ने के लिए सी धातु का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सी धातु का प्रयोग किया जाएगा, है ना। और सी धातु क्या होगी, लगभग क्या होती है, मिश्र धातु होती है। क्या होती है, एक एलॉय यानी मिश्र धातु होती है, ठीक है ना। समझ में आई बात क्या, इस तीसरी धातु को ही हम क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। समझ में आई, बोले नहीं आई, ठीक है। सोल्डर लिख लो, सोल्डर क्या होता है, ठीक है। सोल्डर, सोल्जर, मिट्टी बाटे बोल जा, है ना। सोल्डर क्या होता है, दो धातुओं को जिस तीसरी धातु से, जिस तीसरी धातु से जोड़ा जाता है, वह शोल्डर कहलाता है। शोल्डर क्या है भाई, शोल्डर को ये नहीं भी शोल्डर आया कोई, हाँ इधर से ऑस्ट्रेलिया से शोल्डर आया है, ठीक है, अमेरिका से आया है, उससे हम धातु, अरे कुछ नहीं, धातु मिश्र धातु है यार। क्या होता है बस इसका ये होता है भी, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना दूसरी धातु से कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, मतलब इन दो धातुओं से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री है इनका, तो इसका क्या होगा, 70-80 होगा, ताकि ये दोनों तार पिघले ना, दोनों तार ये पिघले ना। मान लो मेरे पास ये शोल्डर है, शोल्डर को क्या कहा जाता है, एक दूसरी भी कहा जाता है, फिलर धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिलर है धातु भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी फिलर धातु यानी फिल जिससे किया जाता है रे, फिलर मेटल कहा जाता है, यानी जिससे फिल किया जाता है। मान लो आपके पास क्या है, देखो ये तार है, एक तार ये आपके पास, मान लो इस छील लिया आपने, और ये तार है आपके पास, ठीक है। एक आपके पास ये तार है, ये भी आपने छील लिया, ठीक है। ये लो, ये तार है।
अब दोनों तार को जैसे जोड़ना है, मान लो एक ए तार है और एक क्या है बी है, मेरे को इसको भरना है, इसको जोड़ लगाना है। तो जोड़ लगाने के लिए मैं क्या लेके आऊंगा, एक तीसरी धातु लेके आऊंगा जो जो क्या हो, इन दोनों से जिनका गलनांक बिंदु कम हो, इनका गलनांक बिंदु कम हो, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे लाके मैं क्या करूंगा इसमें, क्योंकि ये दार पिघलने नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया, तो ये सी हो गया, ये अपना क्या हो गया, सी हो गया, जिसे हम क्या कह देंगे, सोल्डर कह देंगे। सोल्डर यानी सोल्डर सीधा कह दिया, या अपन की धातु से ही भरा है, सोल्डर क्या है, धातु ही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिलर धातु कह देते हैं। फिल का मतलब फिल करने वाली, यानी भरने वाले, फिलर है धातु भी कह देते हैं इसको। तो सोल्डर का अन्य नाम एक फिलर धातु भी है, यानी इसी प्रकार का है जिसका क्या हो, फिलर धातु भी कहते हैं। इसके गुण क्या होने चाहिए, ठीक है। एक बात लिख लो यहाँ पे, शोल्डर जो है, शोल्डर का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बिंदु जोड़ने वाले धातु से कम होना चाहिए। यानी जोड़ने वाली धातु जो है उससे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो या यहाँ के बाद हम ये बात सीधा कह सकते हैं भी, दो तारों को बिना पिघलाए पिघलाए तीसरी धातु से, धातु के द्वारा दोनों को जोड़ना सोल्डरिंग कहलाती है। समझ में आ गया क्या? सोल्डरिंग क्या होती है, टांका लगाना यार, ठीक है ना। तो ये होता है, यानी एक उष्मीय प्रभाव द्वारा क्या करते हैं, हम कोई धातु लेते हैं, धातु को गर्म करते हैं और दो तार लेते हैं, दो तारों को ऐसे करते हैं और बीच के अंदर उसके क्या गिरा देते हैं। वो तरीका आयरन वाला आपको देखा होगा, कोई भी हो सकता है, आप गर्म करके आपने कोई और भी देखा होगा, या आपने कभी गैस वेल्डिंग के अंदर भी देखा होगा, तो वो भी एक सोल्डरिंग का ही प्रकार मान सकते हो आप, ठीक है। उसमें प्रभाव से क्या किया जाता है, उस प्लेट को आप क्या करते हैं, उसके लगाते हैं और वो क्या हो जाता है, छोड़ देते, जैसे भी क्या होगा, ठोस हो जाएगा, ठोस होने के बाद क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। यानी जोड़ को मजबूत करने के लिए, चालकता बनाए रखने के लिए विद्युत कार्य में, ठीक है, और जोड़ने के लिए, धातुओं को जोड़ने के लिए इस चीज का प्रयोग किया जाता है, सोल्डरिंग की जाती है। तो सोल्डरिंग क्या होता है, भी दोनों तारों को पिघलाना नहीं है और बिना पिघला के तीसरी धातु से उसको भर देना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोल्डरिंग। क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं, ठीक है ना। सोल्डर को हम फिल जो किया जाता है, जो धातु भरी जाती है उसको सोल्डर कहते हैं। सोल्डर जो होता है वो फिलर धातु भी कहलाता है, क्योंकि हमने क्या है, धातु को फिल किया है, ठीक है। दोनों धातुओं से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सोल्डर का कम होना चाहिए, तभी हम सोल्डरिंग कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम लगाने बैठे, इसको गर्म करने बैठे, भी इसका मेल्टिंग पॉइंट है सोल्डर का ज़्यादा है और धातु का क्या है, कम है, तो धातु की तार जो है, तार है वो पहले पिघल जाएगी, तो सोल्डरिंग तो नहीं हो पाएगी, है ना। तो सोल्डरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि धातु की तार जब पिघल जाएगी तो सोल्डर का काम क्या रह गया। तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, किसका, सोल्डर का, दोनों का। इसलिए इसके मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सोल्डर पता ही लिख दिया, ये तार है, एक ये तार है और एक ये क्या है, तार है। दोनों तार को आप जोड़ रहे हो, जोड़ने के लिए आपने किसी तीसरी धातु का प्रयोग किया। तो सामान्यतः जो यूज होता है, सामान्यतः जो यूज होता है ना, सामान्यतः जो यूज होता है, तो वो क्या है, काट, देखो टांका कैसे लगाएंगे, टांका कैसे लगाएंगे, पहले तो टांका क्या है, बंदे को लेटाएंगे, ठीक है ना। टांका लगाने के लिए डॉक्टर क्या करता है, भी आप ऑपरेशन किया, उसका टांका लगाना है, तो डॉक्टर क्या करेगा, लेटाएगा, क्या करेगा, लेटाएगा, क्या करेगा, लेटाएगा, क्या करेगा, लेटाएगा, यानी टांका लगाने के लिए लेटाएगा बेड है ना। तो लेटा, लेटा से हम याद कर लेंगे, टांका यानी सोल्डर धातु बनी होती है, वो किससे बनी होती है, लेड प्लस टिन से बनी होती है। सामान्यतः सोल्डर का आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे टिन और लेड। लेड को हम क्या कहते हैं, शीशा भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, शीशा और टिन, ठीक है ना। तो लेटा के टांका लगाना है, तो क्या करना है, लेटा, लेड टा टिन, ठीक है ना। तो सामान्यतः लेड और टिन की मिश्र धातु जो होती है वो प्रयोग होती है। हो जाएगा कवर क्या, ठीक है। देखो अब सोल्डर के गुण क्या क्या होने चाहिए, सोल्डर के जो गुण क्या क्या होने चाहिए ये देखते हैं आप। भी सारी चीजें जो है ना,
मेन मुद्दा क्या है, वो जो चीज़ों में टाइम लगता है ना, और उसको जिस तरीके से समझाया जाता है, तो आपा ने क्या किया है फिर, इसको लिख के लेके आया हूँ। आप सुनते रहिएगा और ये चीज़ें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, व्हाट्सअप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पर। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये में टाइम कम लगेगा, 2 चैप्टर चेप देंगे एक की जगह, इसलिए मेहनत तो मेरे को लगी है, 40-45 मिनट लिखने में लगा है मामला, है ना। तो वो टाइम मेरा खपत हुआ है, आपका नहीं हुआ। आपका टाइम बचाने के लिए कुछ किया गया है, क्योंकि आपकी तरफ हमने सोच रखा है। ठीक है, तो देखो सोल्डर के गुण क्या क्या होने चाहिए। सोल्डर के गुण क्या होने चाहिए, एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, मैंने बताया था, याद हो क्या। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो दोनों तार या किसी को जोड़ना है तो तार पिघलेगा नहीं, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो। दूसरा उसका गुण होना चाहिए उसकी चालकता जो होती है, कंडक्टेंस जो होती है, यानी कि हम भी जब जोड़ेंगे, दोनों चालकों को जोड़ेंगे, मान लो एक ये है और एक ये है, इसको दोनों को जोड़ना है, तो क्या होगा, करंट इधर से इधर बहेगा। इसकी चालकता अगर बीच में अगर है तो ये एक रजिस्टर का काम करेगा, यानी प्रतिरोधक का काम करेगा, और प्रतिरोधक का काम करेगा तो करंट आसानी से नहीं बहेगा, तो एक अच्छा सोल्डर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो सोल्डर का गुण होना चाहिए चालकता उच्च हो और प्रतिरोध कम होना चाहिए। चालकता उच्च होनी चाहिए, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है ना, और यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए, जोड़ पक्का लगे। ठीक है ना, भी जल्दी से अपने आप खुले ना है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, निमन होना चाहिए, किससे, जोड़ने वाली धातु से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें, गलनांक क्या होना चाहिए, कम, गलनांक कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट पिघलेगा नहीं जल्दी से, है ना। ठीक है, जल्दी पिघल जाएगा, ये मेल्टिंग पॉइंट होगा तो इसका क्या होगा, जल्दी पिघल जाएगा, किससे, दूसरी धातु से। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। प्रतिरोध कम होना चाहिए, प्रतिरोध कम होगा तो चालकता ज्यादा होगी, उल्टा है ना एक दूसरे के, प्रतिरोध कम चालकता ज्यादा, चालकता ज्यादा होगी करंट आसानी से बह सकेगा। ठीक है ना, और चालकता ज्यादा होनी चाहिए। मजबूत होना चाहिए, यांत्रिक रूप से मजबूत होने का मतलब जैसे जोड़ लगा दिया तो जल्दी से वो टूटना नहीं चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसके अंदर ज्यादा। ठीक है, वातावरण से कम प्रभावित होना चाहिए, भी ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना, वातावरण के द्वारा ये क्या है, नुकसान न हो, इसलिए उसका क्या है, यांत्रिक वातावरण आपका एनवायरनमेंट से भी क्या हो, सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, बहुत कम प्रभाव पड़ना चाहिए ठोसीकरण की। ठीक है, तो सॉलिड वो जल्दी से हो जाए, मान लो टांका लगाया और आप इधर बैठे हो, कई देर देख रहे हो उसको, हुआ कि नहीं हुआ, इतने में हो सकता है तार हिल जाए, फिर दोबारा वेट करो। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपने टांका इधर किया, जैसे शोल्डर आयरन करते हो आप इधर किया, तो वो क्या हो, ठोस होना चाहिए, सॉलिड हो जाना चाहिए। तो ये गुण होते हैं सामान्यतः जो को याद करने हैं आपको, है ना, इतना कर लेना बहुत है भाई। सोल्डरिंग के लाभ क्या क्या है, अरे बोलो। लाभ, लाभ क्या होगा, चालकता अच्छी है। ठीक है ना, तो चालकता बढ़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टॉपिक कह रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट, इसका जो है मेन जो क्वेश्चन है वो ये। ठीक है ना, एक बात बताओ, आप पहले समझा करो कुछ चीज़ को, अगर सोल्डरिंग नहीं करनी, आपने सीधा तार जोड़ दिया, मान लो ये तार है और इसको दो पे ऐसे ऐसे करके आपने जोड़ दिया, गांठ मार दी। ठीक है, तो जैसे ही आपने गांठ मारी इस पे, तो क्या हुआ बताओ, इसके अंदर कुछ ना कुछ जगह तो बची होगी, उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, कुछ ना कुछ हवा में चले जाते हैं, क्या होते हैं, कूद कूद के हवा में चले जाएंगे, भी इधर से इधर जा रहा है, मतलब उससे जोड़ सही से नहीं लगा, खुला रह गया। तो जब इलेक्ट्रॉन जब हवा में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो हवा में मुक्त इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो घर्षण करेंगे, और घर्षण के कारण क्या होगी, स्पार्किंग होगी। तो स्पार्किंग को रोकने के लिए अगर हम वो तार वाला सिस्टम खुला छोड़े ही ना, भी जो तार है ना उसको हम क्या करते हैं, सोल्डर से मतलब क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं उसकी, उसको इस प्रकार से जोड़ दें सोल्डर लगा के, ताकि वो खुला कुछ रहे ना, तो करंट सीधा 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 जाएगा, तो उसके अंदर स्पार्किंग नहीं होगी। तो सब लाभ क्या क्या है इसके, स्पार्किंग रोकी जा सकती है, चालकता बढ़ती है। नॉर्मल अगर आप मतलब क्या लगाओगे, जॉइंट लगाओगे ऐसे करके, तो उससे क्या होगा, सोल्डरिंग करने में चालकता बढ़ेगी। कारण क्या है, क्योंकि जब आप क्या करोगे उसको, तो हवा उसके बीच में आएगी, हवा बीच में आने के कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध पैदा होगा, और प्रतिरोध पैदा होगा तो क्या होगा, चालकता कम हो जाएगी जोड़ से। ठीक है ना, तो जोड़ अच्छे से लगाना चाहिए, टाइट करना चाहिए, आपको पता ही है जोड़ पे बढ़ेंगे आप। ठीक है, तो जोड़ मजबूत बनाया जाता है, एक तो जोड़ को मजबूत बनाया जा सकता है भी, एक तो सीधा जोड़ ऐसे करने से खुल जाए, एक टांका लगा दिया आपने नहीं खुलेगा, तो जोड़ को मजबूत बनाया जा सकता है, स्पार्किंग है रोकी जा सकती है। चालकता बढ़ती है, चालकता बढ़ती है, आप सोल्डरिंग करोगे तो क्या बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी। ठीक है ना, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन जो होता है, नॉर्मल आपने देखा होगा भी तार को जॉइंट लगा देते हैं तो वहां पर क्या आ जाता है, एक मतलब
अलग अलग तारों में तांबे का तार लगा दिया तो वहाँ पे हरा हरा आ जाता है, ठीक है ना। तो हरा हरा सा पाउडर सा जम जाता है, तो वो क्या ऑक्सीडेशन के कारण होता है। जब हवा के अंदर नमी प्रयुक्त होती है, नमी जो होता है वो किसी भी धातु के पदार्थ के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तो क्या होता है, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो उस क्रिया को रोकना हो तो क्या करेंगे बताओ, सोल्डरिंग कर दी, ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कम तापमान की आवश्यकता होती है सोल्डरिंग करने के लिए, कम तापमान की आवश्यकता होती है। और विधियों के लिए जैसे वेल्डिंग वगैरह करने के लिए ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। सोल्डरिंग करने के लिए हमें कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कम टेम्परेचर से हम क्या कर सकते हैं, सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो याद करना सारी चीज़ें, बस एक बार पढ़ने से याद होने वाली है, था या कुछ ऐसा कुछ है। नरम सोल्डर, ठीक है ना। सोल्डर के प्रकार होते हैं अलग अलग प्रकार के, एक होता है नरम सोल्डर और एक होता है आपका कठोर सोल्डर। कठोर सोल्डर भी आगे दो भागों में बांटेंगे हम। नरम सोल्डर जो होता है, यानी नरम का मतलब होता है बिल्कुल मुलायम तरीके से उसको लगाया जाता है, ज़्यादा जिसकी मतलब यांत्रिक मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, भी उसको आसानी से खोला जा सकता है, ज़्यादा थोड़ा सा गर्म करने पर वो अपने आप खुल जाता है। जिस प्रकार का नरम सोल्डर का अगर एग्जाम्पल लें आप, तो रेडियो के अंदर आप लगाते हैं, रेडियो के अंदर क्या लगाते हैं, रेडियो के अंदर जब आप दुकान पे ठीक करवाने जाते हो मोबाइल वाले, तो बिल्कुल छोटी सी वो आयरन सोल्डरिंग आयरन लेते हैं, तो उससे क्या करते हैं, टुक कर देते हैं ना, थोड़ा सा गर्म करते हैं, भाप मारते हैं वो गर्म मोबाइल से या उसके जो ड्रायर होता है उससे, तो वो खुल जाता है। तो वो क्या होती है, नरम सोल्डरिंग होती है। नरम का मतलब सॉफ्ट सोल्डरिंग, सॉफ्ट का मतलब जिसको आसानी से खोला जा सके, थोड़ा सा गर्म करने पर अपने आप खुल जाती है, मजबूत नहीं होती है। तो ऐसे गुण जो इसके देखे जा सकते हैं। नरम सोल्डरिंग आमतौर पर किससे बनी होती है, तो टिन और लेड से बनी होती है। जब हम सोल्डर का जिक्र करते हैं तो हमने कहा था नरम सोल्डर यानी नरम टांका। नरम टांका किससे है, लेटा के लगा दो बस, है ना। नरम टांका किससे, लेटा के लगा दो, तो आप कहोगे लेड और टिन। अलग अलग परसेंटेज प्रयोग किया जाता है, कहीं पे देखो 60 और 40 प्रयोग किया जाता है, भी टिन ज़्यादा लेड कम। टिन 63% है, लेड 37% है, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के आपको याद रखने हैं, बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट है। भाई नरम सोल्डरिंग कहाँ की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के अंदर की कर दी जाती है, या जो मतलब थोड़ा सा 300 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की जो सोल्डरिंग होती है, यानी जिसको करने के लिए, उस सोल्डरिंग को करने के लिए अगर 300 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए, तो हम कह देंगे वो कौन सी सोल्डरिंग है, नरम सोल्डरिंग है। कौन सी सोल्डरिंग है, नरम सोल्डरिंग है। थोड़ा सा सुपर फास्ट करने की कोशिश की है भी, आपका 2 चैप्टर एक वीडियो जो तो हमारी 4 घंटे में बनने थे, जो क्या हो जाए 2 घंटे से पहले पहले ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा ये चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा मेरे से समझ लो, उसके बाद थोड़ा सा किताब या कोई बुक जो आपकी है उससे पढ़ लेना, सारी क्लियर हो जाएगी। बुक के अंदर तो बहुत लंबे लंबा सौदा दे रखा है भाई, इतने इतने लंबे वो याद होते नहीं है, ठीक है ना। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो पढ़ लो बस, ठीक है ना। इतने इतने देखो, प्लेट अर्थिंग वो अर्थिंग करेंगे तो, ठीक है ना। 10-10 पेज का सिस्टम दे रखा है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते भाई, फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या है। बस इतना ही फ़ायदा होता है भी हमसे आप पढ़ोगे तो उतना फ़ायदा है भी, आप क्या करोगे, वो इम्पोर्टेंट चीज़ निकाल लेंगे आप वहाँ से, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम लगाएंगे जिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अगर टिन लेड है, मान लो टिन 60% यूज हुआ है और लेड 40% अगर यूज हुआ है, लेड अगर टिन 60% और लेड 40% अगर यूज हुआ है, तो उसका मतलब हो गया 145 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बनेगा। टेम्परेचर का मतलब अगर 185 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम गर्म करें तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। जैसे ही वो पिघलेगा, आप क्या करें कि वैद्युतिक कार्य है ना, इलेक्ट्रिकल जो वर्क होता है आपका, नॉर्मल तार जोड़ने हैं आपको, मान लो इलेक्ट्रिशियन के लिए यूज होने वाली चीज़ों के अंदर, तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको। वैद्युतिक कार्यों के लिए नरम सोल्डरिंग के अंदर कितना टिन और कितना लेड प्रयोग होता है, तो ये परसेंटेज याद रख लें, 60 और 40। अगर वो कह दे टिन और लेड 60 और 40% मिली है, तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट 185 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा बदलना है, थोड़ा सा बदलना है, मतलब क्या करना है, टिन को थोड़ा सा ज़्यादा कर दो और लेड को 37, यानी 3% बदलेंगे 2% टेम्परेचर बदल जाएगा, 3% बदलेंगे 2% टेम्परेचर बदल जाएगा, यानी 3% बदला है आपने, तो यहाँ पे 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, ठीक है ना। ऐसे याद कर लो, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, और लेड के अंदर भी 3 नजर आ रहा है ना, तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, जहाँ 3 नजर आ रहा है ज़्यादा, तो वो 183 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। और टिन और लेड को हम जब इतना मिला के यूज करेंगे तो 183, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के लिए
जैसे आपका रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, इनके अंदर जब सोल्डरिंग की जाती है, उस सोल्डर का जो मेन जो सोल्डरिंग करता है ना वो, तो उसके पास एक तार होता है, वो किसका बना होता है, यानी उसको टांका कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। वो टिन और लेड का बना होता है, और उस टिन उसके अंदर 63% होता है और 37% उसमें लेड होता है, ठीक है ना। और टिन और लेड ये भी प्रयोग दोनों लगभग एक जगह प्रयोग कर लिए जाते हैं, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, 2% का फर्क है, 2 डिग्री सेल्सियस का। लेड अगर ज़्यादा प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा कठोर होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमें कम कठोरता की जरूरत होती है, क्योंकि अंदर वाले पुर्जे जल्दी से नहीं खुलते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा कठोर बनाने के लिए यहाँ 3% लेड ज़्यादा लगा दिया जाता है, ताकि जो तार वगैरह जो जोड़ लगाते हैं वो जल्दी से खुले नहीं, इसलिए लेड ज़्यादा प्रयोग यानी कठोरता अधिक हो जाएगी सोल्डर की, ठीक है। यानी जितनी ज़्यादा लेड होगा उतना ही वो स्ट्रोंग बनता जाएगा, हार्ड बनता जाएगा। और जो नरम सोल्डरिंग है वो 300 डिग्री से कम कम वाले गलनांक के लिए की जाती है, ठीक है ना। यानी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका नरम सोल्डरिंग करने के लिए 300 डिग्री से कम कम की आवश्यकता होगी, उसको हम नरम सोल्डरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट सोल्डरिंग कहते हैं, नरम सोल्डरिंग कहते हैं, ठीक है। एक आपका एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका याद करना है आपको। एल्यूमिनियम के अंदर साधारणतः नॉर्मल सोल्डरिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, हाई होती है। तो ऑक्सीडेशन ज़्यादा होने के कारण इसके अंदर नॉर्मल प्रोसेस, यानी नॉर्मल जो जैसे यहाँ पर टिन लेड से आयरन से पुच पुच करके लगा दिया, या कुछ कुछ करके लगा देते हो आप, ऐसे ऐसे करके वो लगा देता है, तो ऐसे नहीं लगाया जा सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, यहाँ देख लो एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के अंदर जो है नॉर्मली देखो, एल्यूमिनियम में पदार्थ में सोल्डरिंग करनी है आपको, भी एल्यूमिनियम का पदार्थ है उसमें सोल्डरिंग करनी है आपको। ये आपने एल्यूमिनियम को तार को जोड़ना है दो को, तो आपको नॉर्मल सोल्डरिंग नहीं करनी है। वो क्यों नहीं करनी है? क्योंकि सामान्य सोल्डरिंग जो करेंगे तो उसके अंदर एक ऑक्साइड जो होता है, ठीक है ना, यानी ऑक्सीडेशन जो होके उस पर एक ऑक्साइड की क्या हो जाएगी, लेयर बन जाएगी, एक परत बन जाएगी। उस परत से क्या होगा, फिर ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या चालकता कम हो जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा ऑक्साइड के कारण, ठीक है ना। ऑक्साइड के कारण चालकता कम हो जाती है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और प्रतिरोध अगर ज़्यादा हो गया तो चालकता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चालकता में कमी आएगी। इसलिए इसके अंदर नॉर्मल सोल्डरिंग न करके क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, नई प्रकार के एक सोल्डरिंग है, सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें LALCAP, एल कैप बोलते हैं जिसको, एल्यूमिनियम कैप, एल्यूमिनियम कैप, एल कैप, एल्यूमिनियम कैप, ठीक है ना। तो सीसा, टिन, जस्ता, क्रोमियम, परसेंटेज याद रहे तो ठीक है, न रहे तो जाए भाड़ में, ठीक है ना, इतना जरूर याद कर लेना। सीसा, टिन यानी लेड और टिन, ये शीशा लेड है, ये टिन है, उसके साथ जस्ता है, जस्ते के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्रोमियम मिलाया जाता है ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, ठीक है। और जस्ता भी ऑक्सीडेशन रोकने के लिए वहाँ पे मिलाया जाएगा। तो क्रोमियम जस्ता अलग से प्रयोग होते हैं, बाकी तो नॉर्मली है टांका, अरे नॉर्मली टांका है, ठीक है ना। तो नॉर्मल अगर टांका है तो बाकी ये चीज़ें, ठीक है। फ्लक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और एल्यूमिनियम का टेम्परेचर जो होता है गलनांक पॉइंट 660 डिग्री होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। फ्लक्स कौन सा प्रयोग होता है, फ्लक्स क्या होता है आप जिक्र करेंगे। तो फ्लक्स जो है वो आयरा 7, जिसको काइनोल भी बोलते हैं, आयरा 7 प्रयोग होता है। आयरा एल्यूमिनियम, आयरा एल्यूमिनियम, आयरा एल्यूमिनियम, आयरा, ठीक है ना। या काइनोल या केरेलाइट, केरेलाइट फ्लक्स प्रयोग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका है वो आयरा 7 ही है। और एल्यूमिनियम ये पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है। एक होता है हमारा कठोर सोल्डरिंग। अब देखो कठोर सोल्डरिंग जो होता है, कठोर सोल्डरिंग जो होता है उसमें 450 डिग्री से अधिक होता है, यानी उसके अंदर नरम सोल्डरिंग में 300 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, कम होता है, तो उसे नरम सोल्डरिंग कहते हैं। और नॉर्मली अगर 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमें टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट वाले सोल्डर को पिघला के हम लगाते हैं किसमें, सोल्डरिंग करने के लिए, तो उसको हम कठोर सोल्डरिंग कहते हैं, मजबूत सोल्डरिंग कहते हैं, ठीक है ना। मोटे तार पे की जाती है या कोई धातु की प्लेट है, यानी मेटलिक प्लेट है कोई, मतलब कोई धातु है, मोटी धातु, उसको चेपना है आपको रे, तो
क्या करेंगे, कठोर सोल्डरिंग करेंगे, क्योंकि धातु है तो उसका पहले से ही ज़्यादा वजन होगा, टूटने का ज़्यादा खतरा रहेगा, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मोटे तार को, तार मोटा है, छोटी सी टुच टुच लगा दिया आपने तो झुके रुकेगा क्या, रुकेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, कठोर सोल्डरिंग करनी पड़ेगी भाई, कठोर सोल्डरिंग, मोटा तार जोड़ना है, कठोर सोल्डरिंग। धात्विक प्लेट जोड़नी है, प्लेट मतलब मोटी होगी ना, पतले तार जोड़ने हैं, तो बारीक 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 तार जोड़ने हैं, तो हम कहते हैं किसके, नरम सोल्डरिंग का। ठीक है, मोटा तार जोड़ना हो तो कठोर सोल्डरिंग। यानी सोल्डरिंग जो कठोर होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो स्पेल्टर होती है, क्या होती है, एक स्पेल्टर, जिसको ब्रेजिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेजिंग। देखो एक चीज मैं यहाँ समझा देता हूँ, एक होता है सोल्डरिंग, ठीक है, एक होता है ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग क्या है, इसका प्रकार ये स्पेल्टर का। और एक होता है बेल्डिंग, ठीक है ना, बेल्डिंग। तो ब्रेजिंग तो आपका धातु वगैरह जोड़ने के लिए किया जाता है, धातुओं को, मतलब सोना चांदी च्यवनप्राश, है ना, क्या जोड़ने के लिए, धातुओं की प्लेट को जोड़ने के लिए किया जाता है। नॉर्मल ज़्यादा टेम्परेचर वो ज़्यादा कठोर लगाना हो ना, जहाँ पर बेल्डिंग, मतलब क्या कहेंगे यार उसको, नाम भूल गया मैं, ठीक है ना, सबसे मजबूत जोड़ लगाना हो यार, बेल्डिंग देखा भी होगा आपने। अगर सबसे मजबूत आपको जोड़ लगाना है तो हम बेल्डिंग करते हैं। आभूषण वगैरह या धातु वगैरह पे करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेजिंग कहते हैं। जो सुनार प्रयोग करता है ना, सुनार प्रयोग करता है, वो भी तो धातुओं को ही चेप रहा है ना, इसको मान लो चेपना है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्रेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेजिंग कहते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली कोई रोड चेपनी है, कोई मतलब ट्रॉली बनानी है, ट्रैक्टर के पार्ट चेपने हैं, तो हम क्या उसको बेल्डिंग करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मजबूत मजबूत जोड़ लगाने के लिए, जहाँ पर खुलने की संभावना ज़्यादा हो वहाँ पर क्या किया जाता है, बेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और आभूषण वगैरह धातु वगैरह चेपनी है, आभूषण क्या है, या प्लम्बर वगैरह यूज करते हैं ब्रेजिंग का। प्लम्बर या मतलब आपके घर में टूटी टूट गई मान लो, तो वो क्या करते हैं, गैस वेल्डिंग करके जाते हैं, या और प्रक्रिया से उसको जोड़ के जाते हैं, उसको ब्रेजिंग कहते हैं। या आप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग मतलब किसी का प्रयोग करके किसी से सोल्डर को गर्म करके चिपा जाता है, उसको सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, सोल्डरिंग कहते हैं। और ये एक अस्थायी प्रकार का जोड़ होता है, अस्थायी, परमानेंट जोड़ नहीं होता। बाकी क्या होते हैं, परमानेंट जोड़ होते हैं, अस्थायी जोड़ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो स्पेल्टर विधि होती है, उसको ब्रेजिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ब्रेजिंग भी कहते हैं। क्या है, ब्रेजिंग। स्पेल्टर को क्या कहते हैं, ब्रेजिंग कहते हैं। ये प्लम्बर प्रयोग करता है या सीट मेटल को जोड़ने के लिए, प्लम्बर या टोंटी वगैरह को जोड़ने के लिए, पाइप वगैरह को जोड़ने के लिए क्या है, स्पेल्टर विधि का प्रयोग करता है। और शीट मेटल, सीट का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, सीट की, मेटल की सीट है, ठीक है, यानी धात्विक सीट जो है उसको जोड़ने के लिए भी किसका, स्पेल्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गलनांक ज्यादा होता है, इसका क्या होता है, गलनांक ज्यादा होता है। तो बड़ी बड़ी मतलब प्लेटें हैं, तो प्लम्बर टूटियाँ वगैरह है वो किससे बनी है, उसको जोड़ने के लिए क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है, तो हम कहते हैं। ठीक है ना। स्पेल्टर के अंदर हम ज़्यादातर यूज करते हैं कॉपर और जिंक का। किसका यूज करते हैं स्पेल्टर में, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक। यानी स्पेल्टर में कॉपर जिंक, या कह सकते हो तांबा और जस्ता। तो इसको हम क्या कहते हैं, तांबा व जस्ता भी कहते हैं। तो तांबा प्लस जस्ता, हिंदी में तांबा प्लस जस्ता, कहीं पे जिंक लिखा मिलेगा, कहीं कॉपर लिखा मिलेगा। ठीक है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो अगर आपका लेटर अच्छा है, स्पेल्टर, ठीक है ना, लेटर आपने अच्छा लिखा है, यानी स्पेलिंग सही लिखी लेटर के अंदर, तो स्पेल्टर, यानी स्पेलिंग सही लिखी लेटर के अंदर, यानी स्पेलिंग सही लिखी लेटर के अंदर, तो आपको ताज पहनाया जाएगा। क्या पहनाया जाएगा आपको, ताज पहनाया जाएगा। क्या पहनाया जाएगा रे, ताज। ताज यानी तांबा जस्ता, तांबा जस्ता, तांबा जस्ता, तांबा जस्ता। ठीक है ना। अगर आपने स्पेलिंग लेटर में सही लिखी, मेन चीज यही तो याद करनी है। ठीक है ना। स्पेल्टर, ऐसे प्लम्बर याद कर लेना, प्लम्बर किसका प्रयोग करते हैं, स्पेल्टर विधि का। यानी आपने स्पेलिंग सही लिखी लेटर में, स्पेल्टर, ठीक है ना, लेटर में स्पेलिंग सही लिखी तो आपको ताज पहना है, यानी तांबा और जस्ता का। स्पेल्टर विधि के अंदर कौन से सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, तांबा और जस्ता का। परसेंटेज अलग अलग होते हैं, किसी में 50 50 50 67 37, ठीक है ना, 37, और कहीं टिन भी यूज कर लिया जाता है मिश्रण के रूप में। ठीक है ना। तो आप याद यही चीज रखनी है, बाकी चीजें इतनी याद रहती नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना, कहीं बहम हो आपको तो आप ट्राई कर लेना, बाकी हो जाएगा ना।
सिल्वर सोल्डर, सिल्वर का मतलब चांदी, अरे जिसमें हो चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी, ठीक है ना। तो सोना सिल्वर, यानी जर्मन सिल्वर के लिए जिसमें सिल्वर है ही नहीं, है ना, सिल्वर है ही नहीं। जर्मन सिल्वर यानी जर्मनी। नेताजी कहाँ जाते हैं? जर्मनी जाते हैं। नेता से निकिल, ठीक है ना। और ये लिखा हुआ है देखो, निकिल जस्ता और तांबा से मिलकर बना होता है वो जर्मन सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर सोल्डर वहां किया जाता है जहां पर आभूषण वगैरह के अंदर, किसके अंदर आभूषण वगैरह है, सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। या जर्मन सिल्वर, आपसे पूछेगा जर्मन सिल्वर के अंदर कौन सी सोल्डरिंग से जोड़ा जाता है, या जर्मन सिल्वर को किस सोल्डरिंग से जोड़ा जाता है, तो आप कहोगे जी सिल्वर सोल्डरिंग से। सोने को किससे जोड़ा जाता है, तो एक तो आप ब्रेजिंग कह सकते हो, बोलो जी हाँ जी कह सकते हैं। अगर ब्रेजिंग ऑप्शन में नहीं है तो आप कह सकते हो सिल्वर सोल्डर से। क्या हो सकता है? सिल्वर सोल्डर के। क्लियर है? ठीक है। और या चांदी को किससे जोड़ें, सोने को किससे जोड़ें, या सिल्वर जर्मन सिल्वर को किससे जोड़ना है, तो आप कहोगे सिल्वर सोल्डर से जोड़ देंगे। ये किसका भाग है? कठोर सोल्डर का। इसका मेल्टिंग पॉइंट स्पेल्टर से कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इसका कम होता है, यानी कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये ज़्यादा मजबूत होता है, ये कम मजबूत होता है। सिल्वर सोल्डर क्या होता है? कम मजबूत होता है। ये क्या होता है? ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है ना। इसको जोड़ने के लिए, किसको? आभूषण वगैरह पे करने के लिए, तो इसका गलना क्या होता है? देखो गलना कम होता है स्पेल्टर से, ठीक है। तांबा चांदी को जोड़ना है, ठीक है ना। अगर आपको चांदी को जोड़ना है, चांदी को टांका लगाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? चांदी पर टांका लगाना है, तो चांदी को जोड़ने के लिए देखो तांबा तो है ही है सभी में, तांबा सभी में है, तांबा सभी में है, ठीक है ना। चांदी तो तांबे के साथ चांदी, तांबे के साथ क्या है? चांदी। अगर आपको सोना लगाना, सोने को टांका लगाना है, किसको लगाना है? सोने को टांका लगाना है, तो चांदी के साथ थोड़ा सोना यूज कर लेना, चांदी के साथ थोड़ा सा सोना यूज कर लेंगे, ठीक है ना, 3% तक। तो तांबा चांदी सोना, ठीक है। तांबा चांदी जस्ता, यानी आपको रजत जो होता है, ठीक है, उस पर टांका लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा जस्ता मिला लेना चांदी के साथ, ठीक है ना। और आपको जर्मन सिल्वर पे सोल्डरिंग करनी है, तो जर्मन सिल्वर, ठीक है ना, जर्मन है सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर ही मिश्र धातु है एक, जिसके अंदर क्या होता है? तांबा जस्ता निकिल होता है। तो जर्मन सिल्वर याद कर सकते हो आप। जर्मन नेताजी कहाँ जाते हैं? जर्मनी। जर्मनी कौन जाता है? नेताजी जाते हैं, ठीक है ना। तो नेताजी से याद करेंगे निकिल, क्या याद करेंगे? निकिल। ता से हम याद करेंगे तांबा, और जी से हम याद करेंगे जिंक यानी जस्ता। तो ये जिंक जस्ता, यानी जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? तो निकल तांबा और जिंक की मिश्र धातु है, ठीक है ना। आपसे पूछा टांका किसकी मिश्र धातु है, या सोल्डर किसकी है, तो टांका कब लगाते हैं? जब लेटा देते हैं, लेटा के टांका लगाते हैं। लेटा यानी लेड और टिन की मिश्र धातु है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, हो जाएगा ना दोनों, ठीक है ना। जो चीजें याद रखने वाली है मैं बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे। कठोर सोल्डरिंग और नरम सोल्डरिंग के अंदर क्या फर्क होता है, ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यानी कठोर का मतलब कठोर जो पक्का जोड़, कठोर का मतलब पक्का जोड़, और नरम का मतलब कच्चा जोड़, कच्चा टांका। यानी ये क्या होता है? कठोर होता है, मजबूत होता है, यांत्रिक रूप से मजबूत होता है, जल्दी से खुलता नहीं है कठोर वाला। अरे जो कठोर है उसके बारे में याद करो बस। वो जी कठोर खुलता नहीं है, ओ जी ये तो मजबूत होता होगा जब कठोर का है, हाँ यांत्रिक रूप से मजबूत होता होगा, हाँ जी। गर्म करने पे जल्दी से खुलता नहीं होगा, हाँ जी। तो ऐसे याद कर सकते हो ना। तो क्या है देखो, पक्का जोड़ कठोर के अंदर मैंने बताया कॉपर और जिंक का प्रयोग किया जाता है। यानी कठोर कार्य करोगे तो आपको ऐसे याद कर लो, यानी कठोर कार्य करते हैं तो हमें ताज पहनाया जाता है, वही बात है, ताज पहनाया जाता है, ठीक है ना। स्पेल्टर विधि के अंदर जो प्रयोग होता है वो कठोर सोल्डरिंग का ही भाग है। तो ताज पहनाया जाता है जब कठोर परिश्रम करते हैं और हम लेटर अच्छे से लिखते हैं ना, तो ताज। तो कॉपर और जिंक का प्रयोग होता है, 750 प्लस डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जिसका मेल्टिंग पॉइंट है जहां पर 750 डिग्री सेल्सियस हो धातु का, तो वहां पर ये सोल्डरिंग करने के लिए किसका? कठोर विधि का प्रयोग है किया जाता है। बेल्डिंग या भट्टी के द्वारा इसको क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन वगैरह से प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। फ्लक्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बोरेक्स, फोरेक्स,
बोरेक्स, स्वागा को क्या कहते हैं, बोरेक्स कहते हैं। तो बोरेक्स फ्लक्स का यूज होता है। बोले फ्लक्स तो बताया ही नहीं, अब बताएंगे धीरे धीरे आगे। भारी वस्तु जोड़ने के लिए कठोर है, तो भारी वस्तु जोड़ने के लिए गर्म होने से खुलता नहीं है, जल्दी से कठोर होता है, यांत्रिक रूप से मजबूत होता है, जल्दी से खुलता नहीं है। 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गलनांक बिंदु जिस धातु का होता है उसको सोल्डरिंग करने के लिए तांबा और जिंक का प्रयोग होता है, तांबा और जिंक। और सबसे इंपॉर्टेंट है कठोर, कठोर के अंदर जो फ्लक्स है वो क्या प्रयोग होता है, सुहागा प्रयोग होता है। अगर हम नरम सोल्डरिंग की बात करें तो ये नरम सोल्डरिंग है, नरम का मतलब नरम ही है। कच्चा टांका होता है जो किससे लगा होता है, लेटा के लगाया जाता है, यानी टिन और लेड का बना होता है। किससे बना होता है, टिन और लेड का। टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से कम जिसका होता है वहां पर नरम टंका लगाना पड़ता है हमें। सोल्डरिंग आयरन द्वारा हम टंका लगाएंगे। फ्लक्स नोसदार या रेजिन का बना होता है। क्या होता है, फ्लक्स नोसदार या रेजिन। नोसदार को ही हम रेजिन कहते हैं। तो रेजिन प्रयोग होता है फ्लक्स के रूप में, हल्की वस्तुओं के लिए होता है और गर्म करने पर खुल जाता है। ठीक है ना, गर्म करने पर क्या हो जाता है, खुल जाता है। बाकी ये पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लियो आप। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, देखो फ्लक्स होता क्या है। आपने कभी भी आप गए रेडियो को टांका लगाने गए या मोबाइल पे गए तो वो एक चीज में क्या होता है, बार बार एक डब्बी सी लेके रखता है, डिब्बी सी, उसके अंदर वो सोल्डर जो आयरन होता है, सोल्डरिंग आयरन, उसको डिबो डिबो के ऐसे ऐसे करता है। या एक मतलब चिमपड़ी लेता है और उससे क्या करता है, उसको थोड़ा सा उठाता है और उस पर 2 बूंद गिरा देता है, उठाता है 2 बूंद गिरा देता है, याद है क्या। ठीक है ना, वो 2 बूंद गिरा देता है या बूंद गिरा देता है तार पे, या मोबाइल मोबाइल की जो प्लेट होती है पीछे मदरबोर्ड होता है उस पर गिरा देता है। तो वो फ्लक्स होता है। वो क्या होता है, फ्लक्स होता है। वो क्या करता है, एक तो धातु को साफ करता है, एक तो धातु को साफ करता है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन की कोई परत आई है तो उसको हटाने का काम करता है, उस शोल्डर को नरम करता है। ठीक है ना, और ताकि उसके अंदर जो भी खाली स्थान है ना, अब धातु के अंदर आप जोड़ लगा रहे हो तार के अंदर, तो उसके अंदर स्पेस तो होगा, तार के अंदर थोड़ा बहुत स्पेस तो होगा ना। अगर एक तार है तो बात अलग है, नहीं तो अगर गुच्छा है तार का तो उसको सोल्डरिंग करना है तो उसमें स्पेस होगा। तो स्पेस की हर जगह तक सोल्डर पहुंचे, हर जगह तक सोल्डर पहुंचे, इसलिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, धातु को साफ करने के लिए, सोल्डर को पिघलाने के लिए, ठीक है ना, सोल्डर को पिघलाने के लिए, धातु के अंदर पूरी जगह खाली कोई भी जगह ना बच जाए, सभी जगह वो पहुंचे उसके लिए, ठीक है ना, उसके लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन की जो परत है उसको हटाने के लिए, ऑक्सीडेशन से सोल्डर को रोकने के लिए उस फ्लक्स का प्रयोग होता है। फ्लक्स अधात्विक होता है, वो धातु नहीं होती, यानी सोल्डर एक धातु होती है, मिश्र धातु होती है, लेकिन फ्लक्स अधात्विक पदार्थ होता है, किसी चीज का बना हुआ। ठीक है, देख लो, अधात्विक पदार्थ है, द्रव, ठोस और पेस्ट के अंदर हो सकता है, यानी द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और पेस्ट के अंदर भी हो सकता है, यानी लई जिसको हम न तो ठोस है और नहीं वो है, ठीक है ना, पतला 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 वो होता है जो, ठीक है ना, वो हो सकता है। तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स मैंने क्या बताया भी, एक अधात्विक पदार्थ है। ठीक है ना, डेफिनेशन लिखो तो इस प्रकार लिख लो, अधात्विक पदार्थ जो द्रव या ठोस के रूप में या पेस्ट के रूप में पाया जाता है, जो सोल्डर करने से पहले धातुओं को ऑक्सीडेशन हटाने के लिए या सोल्डर के समय सोल्डर को हर जगह तक, धातु के हर जोड़ के हर जगह तक पहुंचाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रोकता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रोकता है। अधात्विक पदार्थ होता है, यानी नॉन मेटेलिक, ठीक है, सब्सटेंस है। जोड़ को क्या करता है, मजबूत करता है, जोड़ को क्या करता है, मजबूत करता है। ठीक है, पिघलना, पिघलाना, यानी सोल्डर को पिघलाता है, शोल्डर को पिघलाने में क्या है, आसानी प्रदान करता है। जोड़ को साफ करता है, जोड़ को क्या करता है, साफ करता है। फ्लक्स क्या काम करता है, ये काम करता है। शोल्डर को सुगमता से खाली जगह पे, मैंने बता दिया भी जो खाली जगह है, मान लो ये तार है आपके पास, ये भी तार है, इसको जोड़ना है, तो ये जगह खाली है, यहाँ तक शोल्डर पहुंचे ना पहुंचे, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर एक बूंद सी डालेंगे, ये बूंद फ्लक्स की, तो वो हर जगह फैला देगा, किसको, शोल्डर को। तो हर जगह खाली जगह भर जाएगी, भर जाएगी तो क्या होगा, चालकता ज्यादा होगी, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए भी फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है जी, ठीक है ना, किसके लिए प्रयोग किया जाता है फ्लक्स का, वो फ्लक्स नहीं है ये भी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय रेखाओं को इकट्ठा जब गिना जाता है तो फ्लक्स होता है, इसको वेबर में मापा जाता है, वो फ्लक्स नहीं है यार। ये फ्लक्स सीधा नाम दिया गया है, एक पदार्थ है अधात्विक जो सोल्डरिंग करने के काम आता है ना।
सुहागा, सोने पे सुहागा, ऐसे याद करो, सोना चांदी सुहागा, सोने पे सुहागा यानी बोरेक्स। यानी आपसे पूछा गया और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, सोना चांदी को जब हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं या हम ब्रेजिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोने पे सुहागा, सोने पे क्या करना है, सुहागा। चांदी, सोना चांदी चमनप्राश है ना, सोना चांदी के लिए सुहागे फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। जिंक क्लोराइड यानी तांबा लोहा जस्ता, ठीक है ना, स्टील पित्तल, तो उसका प्रयोग किया जाता है जिंक क्लोराइड यानी जस्ता क्लोराइड जो है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जस्ता ही है तो इसमें यार, ठीक है ना। जस्ता किसके साथ मेल खा रहा है, तांबा के साथ, ठीक है ना। तांबा, लोहा के ऊपर भी क्या किया जाता है, लोहे पे ऊपर परत चढ़ा देते हैं अपन, जंग नहीं लगता जिंक की, ठीक है ना। तो लोहा, और स्टील भी लोहा ही है, लोहा कार्बन है। पित्तल, पिताजी यानी तांबा और जिंक का बना होता है, ये भी पित्तल भी किसका बना, तांबा और जिंक का बना होता है। तो तांबा के साथ जिंक, तांबा जिंक, तांबा जिंक से बना पित्तल, पित्तल स्टील, स्टील लोहा, लोहे के ऊपर भी जिंक की परत चढ़ाई जाती है ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, यानी उसका जो जंग लगने की प्रक्रिया को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जीआई वायर बनाते हैं, तो वो जिंक है, ठीक है ना। जिंक क्लोराइड, तांबा सो लोहा स्टील पित्तल। अगर हम रेजिन की बात करें, हम क्या करें, रेजिन की बात करें, किसकी बात करें, रेजिन की बात करें, हम किसकी बात करें, रेजिन की बात करें, तो रेजिन का प्रयोग होता है वैद्युतिक चालक जो होते हैं उनका प्रयोग करने के लिए। यानी ये भी इंपॉर्टेंट हो गया जी, यानी विद्युत वैद्युतिक चालक है जो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है जो, यानी और जो कंडक्टर होते हैं मतलब चालक है, तम मतलब जिसका चालक होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, तो उसके लिए किस सोल्डर मतलब किसका प्रयोग करते हैं। तो आपसे बार बार पूछा जाएगा रेजिन या टेलो का, रेजिन या टेलो का, या तो रेजिन होता है या टेलो होता है, तो उस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। आयरा सेवन, आयरा सेवन मैंने फिर बताया था, ये इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, बाकी तो बहुत है यार, ठीक है ना। आयरा सेवन जो है एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है, आयरा सेवन जो होता है वो एल्यूमिनियम के लिए क्या होता है, फ्लक्स से प्रयोग होता है, ठीक है। सोल्डरिंग धुआं जो होता है ना, ध्यान रखना, जब वो लगाता है तो उसका सोल्डरिंग धुआं निकलता है। जब भी वो फ्लक्स वगैरह लगाएगा सोल्डर से क्या करेगा, उस पर टच करेगा तो एक धुआं बनता है फ्लक्स के कारण। तो वो धुआं जो होता है वो फ्लक्स के कारण बनता है, और वो धुआं जो होता है वो फ्लोरीन का होता है, किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। तो फ्लोरीन का जो धुआं होता है वो बहुत जहरीला होता है, तो उसको सूंघने की कोशिश मत करना, कहीं देखें कि इसका जहरीला होता है, बेहोश भी हो सकते हो, ठीक है ना। तो धुआं कई बार पूछ लिया जाता है, सोल्डरिंग धुआं कौन सी गैस होती है, तो फ्लोरीन गैस होती है, ठीक है। सोल्डरिंग विधि के लिए हम किस किस का प्रयोग करते हैं, तो सोल्डरिंग विधि के लिए ज्यादातर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है सोल्डरिंग आयरन, ठीक है ना। ब्लो लैंप, ब्लो का मतलब जलने वाला, लैंप यानी गर्म कर लो कोई तार को उससे लगा देते हैं। सोल्डरिंग आयरन आप जानते हो, वो काबिया बोलते हो उसको आप, काबिया, ठीक है ना। स्वीटिंग विधि से, स्वीट मतलब पसीने वाली विधि से, ठीक है ना। और सोल्डरिंग गन का प्रयोग करके भी आप कर सकते हो, डीप सोल्डरिंग भी करते हैं आप कोई चीज़ में, सोल्डरिंग पोट या कड़छी से भी लेते हैं आप, पोट या कड़छी, पोट, पोट का मतलब हो गया पात्र बर्तन, ठीक है ना। लेडल का मतलब होता है कड़छी, ठीक है ना, कड़छी का प्रयोग करके भी कहीं लगाना है, तार लगाओ जोड़ो, मैं मिट्टी मिट्टी में कई आते हैं ना यूट्यूब पे, और कड़छी से भरा गर्म करके लो भाई उसमें डाल दिया, वो सोल्डरिंग हो गई है ना, तो इसका प्रयोग करते हैं। बाकी ये कम पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं भी निम्न में से कौन सी विधि सोल्डरिंग विधि नहीं है, तब थोड़ा सा ध्यान करना, ब्लो लैंप है स्वीटिंग द्वारा, सोल्डरिंग द्वारा। बाकी बुक से थोड़ा सा पढ़ लेना, अच्छा समझ में आएगा, है ना। सोल्डरिंग आयरन जो 65 वाट के मिनिमम बने होते हैं, 125 वाट के भी होते हैं और 230 वाट के भी होते हैं। नरम सोल्डरिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और मुख्य बात यह है कि कितने तार तक, 2 mm के तार तक हम सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं। फिर 2 mm से कम तार हो जिसका व्यास 2 mm से कम हो, जिसका क्या हो, डायमीटर जो हो 2 mm से कम होता है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका रे, सोल्डरिंग है आयरन का, ठीक है ना। तो सोल्डरिंग आयरन जो है नाइक्रोम या हीटिंग तंतु से बनी होती है, किससे बनी होती है, नाइक्रोम, किससे बनी होती है, इसके अंदर ये क्या है, बिट है, ये बिट है, आपने देखा होगा आगे एक बिट कसी होती है जिसको पेज से कसते हैं, किससे कसते हैं, पेज से कसते हैं, तो वो आगे होती है बिट, ये बिट है, ठीक है ना। और ये आगे ये वाला भाग अलग होता है,
ठीक है। तो ये बिट किसकी बनी होती है, आगे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। तो बिट तांबे की बनी होती है, किसकी बनी होती है, तांबे की, और उसपे लोहे की परत चढ़ी होती है। किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है ये बिट। सोल्डरिंग आयरन के अंदर उसके ऊपर क्या है, तांबे की परत चढ़ी होती है। किसकी, तांबे की बनी होती है, लोहे की परत चढ़ी होती है। और तांबे की क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये उष्मा का अच्छा सुचालक है, उष्मा का अच्छा सुचालक है। ठीक है ना, आराम से गर्म होता है, सुचालक भी है, और साफ सफाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसकी आयु भी लंबी होती है, इसलिए बिट किसकी बनाई जाती है, तांबे की बनाई जाती है। आयु काल ज़्यादा है, ऑक्साइड का प्रभाव ज़्यादा नहीं होता। भी ऑक्साइड जो आया हुआ है सोल्डरिंग करने से पहले, तो उसका ज़्यादा प्रभाव इस पर नहीं होता। अच्छा सुचालक है, उष्मा का क्या है, अच्छा सुचालक है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख ला उष्मा का अच्छा सुचालक है, उष्मा का अच्छा सुचालक है, लोहे की परत होती है। ठीक है, किस पे, तांबे की बिट के ऊपर। बिट अलग अलग प्रकार की होती है, चिजल प्रकार की, कोनिकल प्रकार की, और एक आपकी नाइफ प्रकार की, यानी एक चाकू जैसी होती है, एक क्या होती है, कोणीय। ठीक है ना, क्या होती है, एक कोणीय, कोनिकल उसको बोलते हैं यार, शंकु आकार की। ठीक है ना, और एक आपकी होती है चिजल, यानी रेती जो, छेनी जो होती है ना, छेनी जैसी होती है। तो प्रकार की होती है, अलग अलग जगह अलग अलग बिट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपसे इतना नहीं पूछा जाता, बिट का चयन करते समय हम कार्य के आधार से करते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कार्य करना है तो हम चिजल प्रकार के लेते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए क्या है, कोनिकल प्रकार के ज़्यादातर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए किसके प्रयोग होते हैं, कोनिकल, यानी आगे से शंकुनुमा आकृति के प्रयोग करते हैं। ठीक है, लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, सैंड पेपर से इसको क्या करता रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। हीटिंग एलिमेंट का क्या काम है, हीटिंग का मतलब गर्म करने वाला, यानी सोल्डरिंग बिट को जो गर्म करेगा। वो जैसे हीटर के अंदर लगा होता है, प्रेस के अंदर लगा होता है, क्रोमियम, वो क्या होता है यार, आपका गीजर के अंदर लगा होता है, रोड के अंदर लगा होता है। तो उसके अंदर जो लगा होता है वही एलिमेंट यहाँ लगा होता है, नाइक्रोम का एलिमेंट होता है, अक्सर ये प्रयोग होता है। और जो क्या करता है, बिट को गर्म करता है, ताकि सोल्डर को क्या है, पिघलाया जा सके। ठीक है, तो ये आपका लंबा चौड़ा इतिहास था किसका, सोल्डरिंग का। ठीक है, एक बार देख लेते हैं दोबारा थोड़ा सा मोटा मोटा। सोल्डरिंग टांका जो है, दो धात्विक तारों को, प्लेटों को जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, वो प्रक्रिया को हम सोल्डरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। उसमें यह प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, एक सोल्डर क्या है, दो तारों को जोड़ा जाता है। सोल्डर का गलनांक जो होता है, दो जोड़ने वाली धातुओं से कम होना चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए, तभी हम जोड़ पाएंगे। या हम कह सकते हैं बिना तारों को पिघलाए हुए तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सोल्डरिंग कहलाती है। ठीक है ना, सोल्डर जो है, सोल्डरिंग के लिए प्रयोग होने वाली धातु जो होती है उसे हम सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर। और अक्सर वो क्या है, मिश्र धातु होती है। हमने देखा भी, कॉपर टिन की बनी है, कॉपर जस्ते की बनी है। तो मिश्र धातु होती है, जिसका गलनांक क्या होता है, दूसरे जोड़ने वाली धातुओं से गलनांक कम वाली हम यूज करते हैं नॉर्मली। ठीक है ना, या उसे सोल्डर को हम फिलर धातु भी कहते हैं, यानी दो धातुओं को जोड़ने के लिए तीसरी धातु का, जिसका मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, वो फिलर धातु होती है, जो जोड़ को भरने का काम करती है। ठीक है, धातु का प्रयोग, बाकी ये चीज हमने समझाई होगी। ठीक है, सोल्डर के गुण क्या होने चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए, गलनांक कम होगा तभी तो हम दूसरे तारों को पिघला नहीं पाएंगे। प्रतिरोध क्या हो, कम होना चाहिए, चालकता उच्च होनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, अच्छा चालक बना सके उसको जोड़ लगा के। यांत्रिक रूप से मजबूत और जल्दी से खुलने वाला नहीं होना चाहिए। ठोसीकरण की प्रक्रिया, यानी जल्दी से जल्दी वो जल्दी ठोस हो जाए, भी जैसे हम लगा के हटें वो ठोस हो जाए, है ना, तो उसको ठोसीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। वातावरण का कम प्रभाव हो, ऑक्सीडेशन ना हो उसका, इस प्रकार के सोल्डर के गुण होने चाहिए। ठीक है, स्पार्किंग रोकने के लिए हम सोल्डर का प्रयोग करते हैं, चालकता बढ़ाने के लिए, जोड़ को मजबूत बनाने के लिए, ऑक्सीकरण रोकने के लिए, कम तापमान की इसके अंदर आवश्यकता होती है, इसलिए इसके लाभ हैं ये। ठीक है, नरम सोल्डरिंग के अंदर हम नरम लेटाकर लगाते हैं, नरम सोल्डर हम लेटाकर लगाते हैं, तो लेड और टिन का प्रयोग होता है। ठीक है ना, 60% 40% लेड जहाँ पर प्रयोग होता है वो वैद्युतिक कार्यों के लिए प्रयोग होता है, 185 डिग्री। और जहाँ पर 67 और 37 डिग्री, 63, सॉरी, ठीक है ना, 63 और 37 डिग्री का प्रयोग होता है, टिन 63, वहाँ पर 183 डिग्री पर यह पिघल जाता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेड ज़्यादा तो कठोर भी ज़्यादा होता है। हाँ, 1 घंटा की क्लास हुई है।
ठीक है, हो जाएगा। एल्यूमिनियम में याद रखना आयरा 7 या काइनोल या, ठीक है, केरेनाइट का प्रयोग किया जाता है। केरेलाइट का AlKP इस प्रकार की विधि है। एल्यूमिनियम का गलना कितना होता है, ठीक है। स्पेल्टर विधि के अंदर हमने या भी लेटर लिखेंगे, अच्छा लेटर लिखेंगे तो आज यानी तांबा और जिंक का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर के अंदर, ठीक है, सिल्वर, सिल्वर जो है उसके अंदर सोना चांदी, जर्मन जर्मन सिल्वर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ जी। तो ये तांबा और चांदी वगैरह के लिए यूज है। चांदी जोड़ने के लिए मतलब किसका, चांदी का, तांबे के साथ चांदी जो सोना है सोने के लिए यूज कर लेंगे। तांबा चांदी जस्ता है, रजत के लिए यूज कर लेंगे। निकेल वगैरह इसके लिए यूज कर लेंगे। कठोर सोल्डरिंग आपको पता है, पक्का जोड़ होता है, कॉपर जिंक का होता है, ठीक है। टेम्परेचर इतने से हो तो ये होता है, सुहागे का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक बात मुख्य है, नौसदार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फ्लक्स जो होता है वो हमने बता दिया अभी, फ्लक्स जो किस प्रकार का काम आता है। जिंक क्लोराइड यानी सोने पे सुहागा, या पे याद कर लोगे जिंक क्लोराइड। जिंक मैंने बताया अभी तांबे के साथ प्रयोग हो जाता है, लोहे के साथ हो जाता है, स्टील पित्तल, ठीक है। रेजिन जो होता है, रेजिन जो विद्युत चालक के लिए प्रयोग होता है। टेलो भी विद्युत चालक को सोल्डरिंग करने के लिए फ्लक्स का प्रयोग होता है। आयरा 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम के लिए। सोल्डरिंग धुआं फ्लोरीन का बना होता है। सोल्डर विधि हमने बता दी। आयरन जो होता है तांबे का होता है, लोहे का उस पर बिट चढ़ा होता है। बिट जो होता है वो तांबे का होता है और लोहे का उस पर चढ़ा होता है, ठीक है। चिकना विकना होना चाहिए, कार्य करने के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतना, 2 मिनट मेरे को दे दो, मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आप आगे करें। ठीक है। अर्थिंग, देखो अर्थिंग क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ना है। अर्थिंग क्या होती है, मतलब जब भी क्या होता है भी, कोई भी उपकरण है उसको आप अर्थिंग नहीं करोगे तो क्या होता है, कई बार इंसुलेशन हट जाता है। मतलब वाइंडिंग का इंसुलेशन हट गया, वाइंडिंग के अंदर सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई है। अगर वाइंडिंग का इंसुलेशन हट गया तो वो क्या होगा, बॉडी से टच हो जाएगी, आर्मेचर वगैरह से टच हो जाएगी। तो आर्मेचर से टच होने से क्या होगा, करंट का जो फ्लो होगा वो वाइंडिंग से आर्मेचर की ओर बहने लगेगा, आर्मेचर की ओर बहने लगेगा। जैसे ही आप टच करोगे, जैसे उसको टच करोगे तो उसको क्या मिल जाएगा, यहाँ से सीधा रास्ता मिल जाएगा। कहाँ पर, मतलब अपने को रास्ता उसका पूरा हो जाएगा। तो रास्ता पूरा अगर दूसरे तरीके से हो जाता है तो उसको क्या लग सकता है, करंट लग सकता है। तो हमें क्या होगा, बचना पड़ेगा किससे, अर्थिंग करके हम क्या करते हैं, सुरक्षा, हमें करंट लगने से बचना होता है। जैसे भी आपने देखा होगा भी, 3 तार होते हैं, 3 तारों के मतलब हमारे 4 तार होते हैं गली के अंदर, ठीक है। आजकल तो वो आपकी लीड वगैरह बिछाने लग गए, केबल वगैरह। तो तार के ऊपर, एक पे तार पे चिड़िया बैठती है, नहीं मरती। लेकिन जैसे ही वो दूसरे से टच होती है, दूसरे से टच हो जाती है तार से, तो उसका पटाखा उठ जाता है, मतलब टाम, ठीक है ना। तो नीचे आती है, फिर फड़फड़ाती फड़फड़ाती ऐसे करके। तो वो क्या है, सिस्टम क्या है उसका भाई, ठीक है। यानी वो एक पे बैठी थी तो मरी नहीं। तो जैसे ही उसके पाँख है,
जो पंख होते हैं वो दूसरे के टच किए हो मर गई, उसका क्या कारण था? क्योंकि करंट को बहने के लिए रास्ता पूरा चाहिए। आप किसी को हाथ लगाते हो, तार को, एक तार आप पकड़ते हो तो करंट गुजरा नहीं है, यानी करंट वहां से रास्ता पूरा नहीं हुआ उसका। जब तक रास्ता पूरा नहीं होगा करंट का, तो करंट को रास्ता जो पूरा नहीं होगा तो करंट बहेगा नहीं, ठीक है ना। तो रास्ता पूरा अगर हो जाए, जैसे ही आपने क्या हुआ, भी आर्मेचर है, उसके अंदर वाइंडिंग है, मोटर की वाइंडिंग है मान लो, वो जैसे ही क्या हो गया, मोटर की वाइंडिंग हो गई, उसकी इंसुलेशन हट गया, तो क्या करेगी वो, आर्मेचर को टच करेगी। आर्मेचर को जैसे ही टच करेगी तो करंट क्या होगा, आर्मेचर तक आ गया, ठीक है ना, और उसका बॉडी तक आ गया, लेकिन बॉडी से आगे नहीं बह रहा आप जब तक, बॉडी से आगे, क्योंकि उसका रास्ता ही पूरा नहीं हो रहा। जैसे ही आपने हाथ लगाया, जैसे अपने को कोई चीज को आप छूते हैं तो हमें कहा जाता है रबड़ के 10 वो पहनने चाहिए, पैर वगैरह में जूते वगैरह पहनोगे करंट नहीं लगेगा। तो क्योंकि रबड़ क्या करता है, धरती और आपके बीच में क्या बना देता है कि इंसुलेशन का काम करता है। तो वो क्या करता है, तो अचालक का काम करता है, करंट का रास्ता पूरा नहीं होता तो हमें करंट लगने की संभावना कम रहती है ना। तो उसी प्रकार जब वो रास्ता पूरा करेगा तो हमें करंट लगेगा। तो बॉडी क्या होती है, अगर ये काम हम पहले कर दें, भी हमारे बॉडी से न होके करंट कोई दूसरे रास्ते से चला जाए, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, अर्थिंग तो समझ ही जाते हो आप। भी कोई तार है, इक्विपमेंट है, मान लो आपके पास ये मोटर है, मोटर में करंट बह रहा है, अगर मैं इस रास्ते को ऐसे पूरा कर दूं, अर्थिंग यहाँ कर दूं, ठीक है, तो ये करंट जब भी इससे लीकेज होगा, क्या होगा, करंट लीकेज होगा, वो करंट कहाँ चला जाएगा, धरती में चला जाएगा, धरती में समा जाएगा। धरती में कितना ही करंट समा दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो अर्थिंग करने का मकसद क्या है, अर्थिंग होती क्या है, इस कौन सी प्लेट अर्थिंग है, कौन सी पाइप अर्थिंग है, उसमें क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। टिक। अर्थिंग ये सिंबल होता है भू संपर्कन, यानी भू से संपर्क, भू का मतलब भूमि से संपर्क करवाना, किसी इक्विपमेंट को, या आप एप्लियंस को बोल सकते हो, या कोई उपकरण जो होता है, या कोई युक्ति है, कोई डिवाइस है, उसकी बॉडी को धरती के साथ संपर्क करवाना ही क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है, या भू संपर्क, भू संपर्कन कहलाता है। उस बॉडी को धरती के साथ अर्थ कर दे, या धरती के साथ टच करते भी, जब भी उससे कोई करंट लीकेज होगा, उसमें कोई फॉल्ट आ गया मान लो, ठीक है ना, तो वो करंट किधर चला जाए, उस तार के माध्यम से उसके अंदर चला जाए, धरती के अंदर, और दूसरे किसी को रास्ता ना है। क्योंकि करंट अपना एक छोटे से छोटा, सस्ते से सस्ता, सरल से सरल रास्ता अपनाता है बहने के लिए, और अर्थिंग सबसे सरल रास्ता होता है बहने के लिए। क्योंकि प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध किसका, धरती का प्रतिरोध जो है वो शून्य माना जाता है, क्या माना जाता है, लगभग शून्य। और शून्य प्रतिरोध है तो जहां प्रतिरोध कम होगा उधर करंट बहेगा, इसलिए इसलिए धरती के लिए उसको क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अर्थिंग, ठीक है। उपकरण बॉडी को चालक के माध्यम से, कोई भी उपकरण है, मान लो मोटर है, मोटर की बॉडी को आप किस में जोड़ दो, चालक के माध्यम से एक तार लगा के पृथ्वी पे जोड़ दो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी से संपर्क करवा दिया, यानी उसको हम अर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। इतना समझ में आ गया, बाकी चीजें तो याद करने वाली है, बोलो हाँ जी, ठीक है ना। सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है अर्थ का, करंट से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है, और करंट से पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अर्थिंग का। यानी अर्थिंग क्या है, अर्थिंग एक विधि है, एक प्रक्रिया है, जिससे क्या किया जाता है, कोई भी उपकरण जो होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर की बॉडी है, चाहे दूसरी चीज है, उनको, उनकी बॉडी का कनेक्शन किसके साथ स्थापित करना, उनकी बॉडी को किसके साथ कनेक्ट करना, पृथ्वी के साथ कनेक्ट करने की प्रक्रिया को हम अर्थिंग कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं, अर्थिंग, यानी बॉडी को किससे टच करना, मान लो ये बॉडी है, इसके साथ मैं तार लगा के क्या कर दूं, पृथ्वी से कनेक्ट कर दूं, तो उस प्रक्रिया को मैं क्या कहता हूँ, अर्थिंग कहता हूँ। यानी उपकरण बॉडी को चालक के द्वारा पृथ्वी से संपर्क कराना अर्थिंग कहलाता है, ठीक है। अर्थिंग क्यों किया जाता है, सुरक्षा के लिए, किसका, सुरक्षा के लिए, भी कोई भी टच हो जाए तो करंट वगैरह ना लगे, ठीक है। करंट से बचने के लिए मुख्य काम, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अपने को करंट से बचाना है, मानव को या किसी भी जीव जंतु को करंट लगने से बचाने के लिए ही क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो करंट से बचने के लिए, करंट को पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है, अर्थिंग का। लाइट अरेस्टर एक प्रकार की युक्ति है, लाइट अरेस्टर। लाइट अरेस्टर जो आपने कभी देखा, मोटी मोटी जो बिल्डिंग होती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, उसके ऊपर लगी होती है, कारण बताऊंगा।
बड़े बड़े टावर जो होते हैं, आपके घर वाले घर के पास जो खंबा है उस पर नहीं लगा हुआ, बड़े बड़े टावर वाले जो खंबे होते हैं, पोल होते हैं, बहुत टावर बोलते हैं उनको, खंबे तो क्या बोलेंगे, जब खंबे पढ़ेंगे तो वहाँ इस सही लैंग्वेज का यूज करेंगे आप। तो टावर जो होते हैं जिसके ऊपर हाई टेंशन लाइन जाती है, एचटी जो है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी एक अरेस्टर लगा होता है। उस अरेस्टर को क्या कर दिया जाता है भी, उस अरेस्टर को क्या कर दिया जाता है, उससे एक तार बांधी जाती है, और तार बांध के वो कहाँ तक लाई जाती है, धरती तक, और धरती तक ला के धरती के अंदर उसको संपर्क करवाया जाता है। यानी लाइट अरेस्टर को भी किससे करना है, धरती से, अरेस्टर, ठीक है ना, लाइट अरेस्टर को भी क्या किया जाता है, अर्थिंग किया जाता है। क्यों किया जाता है, लाइट अरेस्टर का काम क्या है, जब भी उसके आसपास के संपर्क के अंदर जब बिजली गिरती है तो लाइट अरेस्टर उसको क्या करता है, आकर्षित करके अपने अंदर समाता है, ठीक है ना। तो लाइट अरेस्टर के का प्रयोग क्यों किया जाता है, आसमानी बिजली से बचने के लिए। पहले बात तो आसमानी बिजली से बचने के लिए किया जाता है। आसमानी बिजली के अंदर बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, उपकरण जल जाएंगे, या तार के माध्यम से, मान लो टावर के ऊपर तार है, ठीक है ना, उस तार के ऊपर बिजली गिर गई, लाइट अरेस्टर नहीं लगाया, तार के ऊपर बिजली गिर गई, तार के ऊपर बिजली गिरेगी तो वो तार के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा, वो अब तक घर तक पहुंच जाएगा तारों के माध्यम से, और उससे सारे उपकरण जल सकते हैं। ऐसा हुआ भी होगा, आपके आस पड़ोस में देखा होगा भी, कई बार लाइट बिजली गिर जाती है, बिजली गिरने से क्या होता है, वो दीवार वगैरह फाड़ देती है, या टीवी खराब हो गया, एलईडी खराब होगी, घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं तारों से जुड़े होते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं बिजली जब घर पे गिरती है तो, क्योंकि तारों के माध्यम से वो सभी तक पहुंच जाती है और जला देती है सबको। इसी प्रकार उसको बचाने के लिए लाइट अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है। लाइट अरेस्टर जो है वो बिजली को अपने ओर आकर्षित करके क्या करता है, और अरेस्टर को अर्थ किया जाता है धरती से, वो सारा का सारा करंट किधर चला जाएगा, धरती में चला जाएगा, तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लाइट अरेस्टर लगे होते हैं, वो लाइट अरेस्टर जब बिजली गिरेगी तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, आकर्षित करके उसको क्या करेगा, उस तार के माध्यम से उस करंट को कहाँ भेज देगा, कहाँ पे, पृथ्वी में, ताकि उस बिल्डिंग में कोई भी नुकसान है न हो, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर या ओवर हेड लाइन जो होती है उनके टावरों के ऊपर लाइट अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है सुरक्षा, ठीक है, युक्ति से। तो अर्थ करंट पृथ्वी, ठीक है ना, अर्थ किया जाता है, करंट पृथ्वी में चला जाता है। अर्थिंग वायर हरे रंग की होती है, अर्थिंग वायर का प्रयोग किसमें किया जाता है, हरे रंग की वायर का प्रयोग किया जाता है। अगर प्लग है और प्लग के अंदर देखो, ये प्लग है, उसके अंदर मोटा पिन है, तो मोटा पिन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार भी, प्लग के अंदर जो मोटा पिन होता है, प्लग के अंदर जो फीमेल और मेल दोनों प्लग होते हैं, फीमेल में मोटा होगा और मेल के अंदर में मोटा प्लग होगा, तो उस मोटे प्लग का मैं यहाँ पे निकाल नहीं सकता कोई भी, ठीक है, सारे यूजफुल है भाई, निकाल नहीं सकता। तो मोटा प्लग होता है ना, वो किस लिए होता है, पहली बात तो हरे रंग का, अर्थ वायर किसकी बनी होती है, हरे रंग की बनी होती है ना। दूसरी बात, मोटा प्लग जो होता है ऊपर लगा होता है, आपके घर में स्विच होगा, ठीक है, उसके अंदर तीन लगे होंगे, तो दो तो क्या होंगे, एक न्यूट्रल का एक फेज का होगा, लेकिन एक मोटा होगा, वो अर्थ सा बॉडी से कनेक्ट होगा, वो अर्थिंग के लिए लगाया जाता है, वो स्पेशल बनाया जाता है मोटा। मोटा क्यों बनाया जाता है, मोटा इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि जब भी कोई चीज का व्यास ज्यादा होगा, व्यास ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, प्रतिरोध जब कम होगा तो चालकता ज्यादा होगी, चालकता ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा बहेगा, करंट ज्यादा बहने के लिए मतलब मोटा प्लग उसका बनाया जाता है। प्लग इसलिए मोटा बनाया जाता है भी ज्यादा से ज्यादा करंट जो है बॉडी को टच कर रहा है, वो प्रेस है आपकी, मान लो आयरन जो है उसको वो टच कर गया, करंट बह रहा है उसके अंदर, तो वो बॉडी से क्या होती है, हरी तार लेके जाते हैं बाहर, वो हरी तार मोटे प्लग से होती है, मोटे प्लग से होते होते वो क्या जाती है आपके घर में, अर्थिंग की नहीं होगी आपने, है ना, ठीक है, क्योंकि हमारा काम चल जाता है। अर्थिंग की हो तो करंट नहीं लगता किसी उपकरण का, उससे क्या होता है भी उसका मोटाई के कारण प्रतिरोध कम होता है और करंट ज़्यादा बह सके, अगर लीकेज करंट है वो ज़्यादा ज़्यादा बह सके उससे, और करंट से बचा जा सके, तो उसको हम कहते हैं, देखो प्रतिरोध कम होता है व्यास ज़्यादा होने के कारण, और ज़्यादा से ज़्यादा करंट बह सके, इसलिए तार जो होता है एक प्लग मोटा पिन बनाया जाता है अर्थ के लिए, ठीक है ना, अर्थ के लिए। पृथ्वी जो होता है उसका रेजिस्टेंस यानी आर लगभग शून्य माना जाता है, तो ज़्यादा ज़्यादा करंट बहेगा इसलिए अर्थिंग करते हैं। पृथ्वी का वोल्टेज यानी विभव जो है वो भी क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है, ठीक है। पृथ्वी धारा जो होती है वो अधिकतम मानी जाती है, ठीक है ना, धारा जो फ्लो होगी वो अधिकतम किधर होगी, जब पृथ्वी से कोई तार कनेक्ट होगा तो सबसे ज़्यादा धारा पृथ्वी की ओर जाएगी, क्योंकि वो समाने की शक्ति बहुत है उसके अंदर। ये मोटा पिन वाला देख लो, मोटा पिन,
ये दो हो गए जैसे, ठीक है। लाइव कंडक्टर, डेड कंडक्टर, अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ लीड क्या होती है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लाइव कनेक्टर क्या होता है? लाइव का मतलब जिंदा, यानी लाइव का मतलब क्या होता है? जिंदा। बोलो जी, जिंदा, मुर्दा, ठीक है ना। लाइव का मतलब होता है जीवित चालक। जीवित चालक का मतलब जिसमें धारा बहती है, ठीक है ना। जिस तार में धारा बहती है उसको हम लाइव कंडक्टर बोलते हैं। क्या कहते हैं? लाइव कंडक्टर। अब वो कोई बिजली से जुड़ा हुआ है, किसी सोर्स से जुड़ा हुआ है और उसके अंदर करंट बह रही है तो उसको लाइव बोलेंगे, ठीक है ना। अगर करंट नहीं बह रही है तो डेड बोलेंगे। करंट के हिसाब से ये धारा नहीं बहती है। एक कोई बोल सकते हैं मेरे पास एक तार है, मान लो ये तार है मेरे पास, ये तार है, अब ये मैं किसी से कनेक्ट कर दूं और इसके करंट बहने लगे तो ये लाइव कंडक्टर कहलाएगा। और जब इसको हटा दूं मैं तो इसमें अब करंट नहीं बह रहा तो ये डेड कंडक्टर कहलाएगा। समझ में आई बात क्या? ठीक है ना। अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है? यानी तो आप कहोगे जी अर्थिंग के लिए प्रयोग चालक, यानी ये भी कंडक्टर ही है, चालक है, जो अर्थिंग में प्रयोग होता है। किस में प्रयोग होता है? अर्थिंग में प्रयोग होता है, ठीक है। बोले ये क्या सुविधा होता है? इलेक्ट्रोड का मतलब, इलेक्ट्रोड वो यार, जैसे अपन ने बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड पढ़े थे, कैथोड एनोड पढ़े थे, उसी प्रकार। मान लो ये राड है मेरे पास, लोहे की है मान लो, और इसको मैं अगर अर्थिंग के रूप में प्रयोग कर लूं तो इसको अर्थ इलेक्ट्रोड कह देंगे। कुछ भी नहीं है। अर्थ इलेक्ट्रोड का मतलब है, उसका नाम दिया गया अर्थ इलेक्ट्रोड। यानी इलेक्ट्रोड का मतलब होता है रोड। इसके अंदर देखो रोड, इलेक्ट्रोड, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सके, उस रोड को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है? चालक है। एक चालक को अगर हम अर्थिंग के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको अर्थ इलेक्ट्रोड कह देते हैं। कुछ भी तो नहीं है यार, ठीक है ना। चालक जिसका इलेक्ट्रोड, जैसे मैं प्लेट का यूज करूंगा, मान लो लोहे की प्लेट का, तांबे का प्लेट का यूज करूंगा, या मैं तांबे की पाइप का यूज करूंगा, तो उस तांबे की पाइप को, है तो तांबे की पाइप ना, लेकिन उसका नाम क्या हो गया? जिस प्रकार है आदमी ससुराल में जाता है तो बेटेऊ कहलाता है, बताया था मैंने। तो ये अलग अलग जगह अलग होता है। तो वहां पर बटेऊ, जीजा जी, इस प्रकार, या जमाई जी, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द इसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। जगह प्रयोग हुई है। यानी वही चालक, वही तांबे की रोड अगर प्रयोग कर ली जाए अर्थ के लिए तो उसको अर्थिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं, बस, कुछ भी नहीं है। अर्थ लीड यानी वो तार जो अर्थ, आपका जो अर्थ इलेक्ट्रोड है, यानी किसके बीच में? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड के बीच में एक तार होगा, और वो किससे जुड़ा होगा? बॉडी से जुड़ा होगा। यही तो बात है। मान लो आपके पास ये क्या है? एक मोटर है, ठीक है, और आपने अर्थ कर दिया। क्या कर दिया? अर्थ। तो ये तो इलेक्ट्रोड हो गया जिसका प्रयोग किया चालक में अर्थ के रूप में, और ये होगी वायर, यहाँ से कनेक्ट है तो उसको क्या बोल देंगे? अर्थिंग लीड बोल देंगे। तो ये तार क्या है? लीड है, जो किसकी बनी है? तांबे की बनी होती है। ज्यादातर किसकी प्रयोग होती है? तांबा की प्रयोग होती है। तांबा की हो सकती है, जीआई, जीआई भी कर लेते हैं कई बार, या एल्यूमिनियम की भी कर लेते हैं। ज्यादातर तांबे की या जीआई की यूज होती है ना। अर्थ फाल्ट क्या होता है? ठीक है ना। अर्थ फाल्ट क्या होता है? जब उपकरण की बॉडी धारा के संपर्क में आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्थिंग फाल्ट कहते हैं। फाल्ट का मतलब लीकेज करंट यार, अर्थ हो गया, सीधा हम कहते हैं अर्थ हो गया तो उसको अर्थिंग फाल्ट कहते हैं यहाँ पे, बस। यानी आपने क्या किया, जैसे आपके घर में पंखा था, पंखे का क्या हुआ? मान लो कोई तार छिल गया, कोई तार छिल के क्या पंखे की बॉडी को टच करने लग गया तो करंट क्या हो गया? करंट को एक नई दिशा मिल गई बहने के लिए, ठीक है ना। उससे लाइट की खपत भी ज्यादा होगी। अगर अर्थ है मान लो आपके घर में तो बिल भी ज्यादा आएगा, क्योंकि करंट कहीं ना कहीं तो कंज्यूम हो रहा है ना।
ठीक है ना। तो वो कहीं टच हो गई, टच होने के कारण उसका रास्ता हो गया, आपको हाथ लगाते हो दीवार के, हाथ लगाते हो कई बार करंट आता है जी, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो किसी न किसी इक्विपमेंट जो आपका या एप्लियंस जो है या उपकरण जो इलेक्ट्रिकल वो अर्थ हुआ है, उसके कारण आपके घर में करंट आना शुरू हो गया, कहीं ना कहीं टच हो गया, तो उसको हम अर्थिंग फॉल्ट बोलते हैं। यानी किसी की बॉडी के अंदर करंट का संपर्क होना, यानी किसी इक्विपमेंट जो होता है या कोई विद्युत उपकरण है उसका बॉडी के साथ टच होना, बॉडी के साथ करंट का संपर्क होना। करंट का संपर्क नहीं होता, नॉर्मली क्या होता है, संपर्क होता है क्या बॉडी के साथ, नहीं होता, लेकिन वो टच हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थिंग फॉल्ट बोलते हैं। स्टेप पोटेंशियल का मतलब होता है एक कदम पर विभव, एक कदम पर विभव, यानी एक कदम पर मापा गया विभव, यानी पोटेंशियल। मैं कह दूं ये मेरा एक कदम है, उसके बीच में कितना पोटेंशियल है उसको हम क्या कहते हैं, टच पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। यानी दूरी वो टच, यानी जो संपर्क से लेकर अर्थिंग पॉइंट के बीच जो है, टच का मतलब हो गया जहां संपर्क है, जहां से आपने अर्थिंग वायर को टच करवाया है, उससे लेकर जहां पर आपने रोड डाली है या अर्थिंग की है, उसके बीच की जो दूरी के अंदर मापा गया पोटेंशियल जो होता है, वोल्टेज, उसको हम क्या कहते हैं, टच पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली सी बात है, उपकरण अगर यूज करने, अर्थ का यूज करना है आपको, मान लो अर्थ का यूज करना है, तो अर्थिंग के लिए जगह देखनी पड़ेगी आपको भी, किस प्रकार का अर्थ करना है। अगर नॉर्मली अगर बात करूं मैं, ठीक है ना, उत्पादन क्षेत्र यानी जहां पर जनरेशन होता है, जनरेटिंग प्लांट जो होते हैं, जहां पर उत्पादन होता है विद्युत का, अगर वहां पर इसको अर्थ करना है आपको, तो उस अर्थिंग के पास में 1 ओम से भी कम उसका प्रतिरोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपसे पूछा जाए, उत्पादन क्षेत्र का अर्थिंग प्रतिरोध कितना माना जाता है, 0.5 प्रतिरोध, 5 0 पॉइंट यानी आधा ओम। छोटे क्षेत्र है, शक्ति उत्पादन है, वहां पर अगर प्रयोग किया जाता है तो कितना, 1 ओम। घरेलू उपकेंद्र के लिए 2 ओम, कितना मतलब कितना होना चाहिए प्रतिरोध, अर्थिंग प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो 2 ओम होना चाहिए। घरेलू तार के लिए 1 ओम होना चाहिए। अन्य विद्युत उपकरण लास्ट से लास्ट कितना ओम से हो सकता है, 8 ओम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 8 ओम हो सकता है लास्ट से लास्ट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है भी आप क्या करोगे, अर्थ कर दिया आपने, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ, अर्थ कर दिया तार को और उसका प्रतिरोध ज्यादा, करंट उधर ना बह के आपको टच करते हुए आपके पांख उड़ा रहा है, तो इसका मतलब उसका प्रतिरोध ज्यादा है। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो करंट उधर फ्लो नहीं होगा, अर्थ के जो अर्थिंग की आपने उधर नहीं फ्लो होगा, आपकी तरफ हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रतिरोध मान लो कम हो गया, ठीक है। तो उसका प्रतिरोध माना जाता है भी इतना प्रतिरोध होना चाहिए। आप अर्थिंग करते हो, अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो अगर आप उत्पादन क्षेत्र के लिए अर्थिंग कर रहे हो तो उसका कितना माना गया है, 0.5 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। छोटे क्षेत्र है वहां पर 1 ओम से होना चाहिए, छोटे उपकेंद्र है वहां 2 ओम से ज़्यादा नहीं होते। घरेलू उपकरण है 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। घरेलू तार आप जोड़ते हो, उसको टच करते हो, आप घरेलू अर्थिंग करते हो, आप डोमेस्टिक, ठीक है ना, तो उसको हम 1 ओम से प्रतिरोध ज़्यादा नहीं होना चाहिए। का प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसको हम कोयला वगैरह लगा के, नमक में पानी डाल के, इस प्रकार का यूज करके उसका प्रतिरोध घटाने का काम करते हैं, ठीक है। भवन से कितनी दूरी पर अर्थिंग स्थापित करनी चाहिए, यानी भवन आपका ये है तो कम से कम 1.5 मीटर दूरी पर स्थापित कर, कम से कम कितनी मीटर पे, 1.5, उससे कम नहीं होनी चाहिए। थोड़ी फालतू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रूल का हिसाब से रूल पढ़ेंगे आप, तो 1.5 मीटर कम से कम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, अर्थ से भवन की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर। अर्थ से भवन की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर, ठीक है। और स्टे वायर है, मान लो स्टे वायर, स्टे वायर जो खंबे के लगे होते हैं ना, ऐसे खींच के मारते हैं, तो उस वायर के अंदर अगर 10 फीट तक इंसुलेशन नहीं लगा हुआ है, 10 फीट तक इंसुलेशन नहीं लगा, बीच में पोर्सलिन का जो लगा होता है ना, चीनी मिट्टी या पोर्सलिन का, वो नहीं लगा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, अर्थिंग करना उसका जरूरी है। देखते हैं आगे पढ़ते हैं रूल वगैरह। रूल नंबर 61 जो है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के रूल हैं वो कई पढ़ने पड़ेंगे हमें। तो 61 नंबर रूल क्या कहता है, अभी 125 वोल्ट से ऊपर के लिए रूल बनता है, 125 वोल्ट से ऊपर के लिए, उससे नीचे के लिए लागू नहीं होता, ठीक है ना। तो कितने वोल्ट के लिए लागू होता है, 125 वोल्ट से ऊपर के लिए लागू होता है, जनरेशन जहां पे होती है, ठीक है ना, यानी जहां उत्पादन होता है, जहां वितरण होता है, जहां से जनरेटर लगे होते हैं या मोटर लगा होता है, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर, इनको कम से कम, यानी पावर प्लांट जो होता है ना,
उसके अंदर जो अल्टरनेटर है, मोटर है, ट्रांसफॉर्मर है, या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर ट्रांसफॉर्मर है, कोई मोटर है, अल्टरनेटर है, तो वहां पर कितने अर्थ होने चाहिए? आपके घर के पास बाहर जाके देखना, ट्रांसफार्मर लगा होगा और ट्रांसफार्मर को दो अर्थ किया होगा, दो जगह से। उसको कम से कम कितनी अर्थिंग चाहिए? दो। ट्रांसफार्मर है, मोटर है, बड़े पावर की मोटर है, और आपके जो अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस मोटर है, उनका कम से कम कितनी अर्थ होनी चाहिए? दो। कितनी अर्थिंग होनी चाहिए? कम से कम दो अर्थिंग होनी चाहिए ना। दो जगह अर्थ किया हो, और अर्थिंग की अपनी अपनी दूरी होनी चाहिए, यानी का पास पास में दो पाइप गाड़ के आपने कर दिया, ऐसा नहीं है, थोड़ी दूरी होनी चाहिए, है ना। इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध जो होता है, ठीक है ना, कितना होना चाहिए? तो इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध 3 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भूमि के लिए। अगर चट्टानी एरिया है तो उसका 8 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बताया भी था, लास्ट 8 ओम हो सकता है, वो भी किसके लिए है? पथरीले एरिया में, ठीक है ना। पथरीली एरिया जो होता है, या चट्टान जहाँ पे है, या पहाड़ी एरिया जो है, वहाँ पर अगर जो प्रतिरोध आप जो अर्थिंग कर रहे हैं, अर्थिंग का प्रतिरोध किससे ज़्यादा ना हो? अर्थिंग का प्रतिरोध 8 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल भूमि है, अब आपके हरियाणा में है मान लो, ठीक है ना, हरियाणा के अंदर कहीं अर्थिंग करे तो उसका प्रतिरोध 3 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हिमाचल में जाके करें तो 8 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये रूल नंबर 61 कहता है भी कितना भूमि के लिए कितना प्रतिरोध मान्य है? 3 ओम। चट्टान के लिए 8 ओम। पूरी वायरिंग की तार, यानी जो आप पूरी वायरिंग कर रहे हो, मान लो आपके पास ये मोटर है और यहाँ से लेकर आपने यहाँ पर अर्थिंग की है, तो इस पूरी वायर का प्रतिरोध जो है वो 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। भी ऐसी वायर यूज करनी है जिसका प्रयोग उपकरण की बॉडी से लेकर और अर्थिंग प्लेट तक, इलेक्ट्रोड तक कितना ना हो? 1 ओम से ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये हो जाएगा। 90 नंबर क्या कहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखो, सिरोपरी लाइन है, मान लो एक खंबा ये लगा हुआ है, तार जा रही है 1 2 3, और एक खंबा ये लगा हुआ है, ठीक है। तो इस खंबे के बीच में अगर दूरी 1 मील है, 1 मील है, और या 1.603 है, किलोमीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, तो कम से कम 4 अर्थ होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? 4 अर्थिंग होने चाहिए सिरोपरी लाइन के अंदर। यानी इसके अंदर अगर ये खंबा मान लो तो इसको भी अर्थ करो, ये खंबा है तो इसको भी अर्थ करो, ये खंबा है तो इसको भी अर्थ करो, और इसको भी अर्थ करो। यानी सभी खंबे जो हैं, 4 खंबे लगे होते हैं, वो चारों के चारों क्या होंगे? अर्थ होंगे। समझी बात है ना आपने? कितने होने चाहिए? 4 अर्थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिरोपरी लाइन अगर 1 मील, 1 मील में कितनी अर्थिंग होनी चाहिए? तो चारों भी समान दूरी पे होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? समान दूरी पे होनी चाहिए। प्लेट अर्थिंग इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लो यार। 2.5 घंटे हो गए, 1 घंटे तो लिखने में लगा ये भाई, ठीक है। देखो इधर प्लेट अर्थिंग, यानी प्लेट का जहाँ प्रयोग होता है, और इधर है पाइप अर्थिंग, जहाँ पाइप का प्रयोग होता है। देखो इसके अंदर जो डाटा मेन मेन है वो एक बार नज़र मारो आप, मैं बताता हूँ आपको क्या याद करना है क्या नहीं करना है इसमें से भी। ठीक है। तो मुख्य रूप से कितनी अर्थिंग प्रयोग की जाती है? 2 अर्थिंग प्रयोग की जाती है। कितनी अर्थिंग प्रयोग की जाती है रे? 2 अर्थिंग प्रयोग की जाती है। एक प्लेट अर्थिंग, एक पाइप अर्थिंग। जहां पर प्लेट का प्रयोग होता है प्लेट अर्थिंग कहते हैं, और जहां अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो होता है, प्लेट का प्रयोग किसके रूप में? इलेक्ट्रोड के रूप में। इलेक्ट्रोड अगर प्लेट है तो उसको हम प्लेट अर्थिंग कहते हैं। अगर इलेक्ट्रोड पाइप है, इलेक्ट्रोड पाइप है तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड अगर पाइप है तो उसको हम क्या कहते हैं? पाइप अर्थिंग कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है बात? तो नमी वाले स्थान पे कौन सी अर्थिंग की जाती है? नमी वाले, चाय पी लो भाई साहब। नहीं पियोगे आप, मुझे पता है, आप तो फीलिंग वाले हो, पेक सेक मारने वाले हो ना। बोलो जब मुंडा साडा लाइन मैन लगे है।
एक का कमेंट आया था, आप में से ही होगा, बोले मेरे पास आईटीआई है सर, मैं जेई का फॉर्म भर सकता हूँ क्या? ठीक है। बोला गद्दी मरी पड़ी, अब बाड़ा भरा सोनीपत का हवा और इधर में तो भाई। ठीक है। आईटीआई वाले फिर जे पॉलिटेक्निकल की जरूरत क्या थी? ठीक है ना। अब पॉलिटेक्निकल वाले कहते हैं मैं एई का फॉर्म भर सकता हूँ क्या, एसएससी का फॉर्म भर सकता हूँ क्या? तो इसका मतलब वो तो फिर बीटेक करने की क्या जरूरत थी? बीटेक वाले नीचे आ सकते हैं, ठीक है ना, नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते। समझो आप बात को। जी। एक कह रहा था जी 40, बोला नौकरी लग गया ना तो आप पतले हो गए हो, 40 एक मन घी पहुंचाऊंगा। और और नहीं लगा तो मैं आप खाऊंगा। भाई तुम आप ही खा लियो, लेकिन नौकरी लग जाएगा, ध्यान से रिवीजन किया तो और पढ़ लिया तो। पढ़ने के लिए क्या जरूरी है बताओ यार, नौकरी लगना मुश्किल नहीं है, लेकिन मेन मुद्दा है अपने मन को संभालना मुश्किल है। अपने मन को संभाल लिया नौकरी लग जाओगे। जो मन भटकता है ना, सुंदर सुंदर आकृतियां देख के, सुंदर सुंदर दृश्य देख के, ठीक है ना, मतलब किसी का, दूसरे का, जो क्या बोलते हैं उसको, रहने का तरीका देख के, तो उन तरीकों पर एक बार कंट्रोल करना पड़ेगा हमें। अपने माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा और स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हमारा सिलेक्शन होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना। पढ़ते दुनिया है भाई, सारे पढ़ेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे से कितने पढ़ेंगे क्या पता। ठीक है ना। 8-10 हजार, 8 हजार 10 हजार व्यू आ रहे होंगे, सारे पढ़ेंगे, लेकिन वही सिलेक्शन लेके जाएगा जो पढ़ जाएगा, रिवीजन कर जाएगा और प्रैक्टिस कर जाएगा, वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा। केवल पढ़ेगा वो सिलेक्शन नहीं लेके जाएगा, केवल क्वेश्चन करेगा वो सिलेक्शन लेके नहीं लेके जाएगा, वो बाहर हो जाएंगे। दो थ्योरी पढ़ गया, उसके बाद उसने एमसीक्यू पीवाईक्यू और प्रैक्टिस कर ली जम के, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर 500 हजार रुपए खर्चने पड़ते हैं तो खर्च भी लिया करो भाई कहीं पे, कोई जरूरी 1 हजार रुपए में अगर 40 हजार 45 हजार के आदमी बन रहे हो आप, तो आपको दिक्कत क्या है बताओ? कोई परेशानी है क्या? हर चीज फ्री में मत तक करो। कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो ये तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, आपको 500 हजार में सारा कुछ मिला। कोचिंग सेंटर में आप लेने में की ट्यूशन लेते मान लो, तो 12-13 हजार रुपए से कम फीस नहीं होती है आपकी। ठीक है। किराया भाड़ा भी रहता, बाहर भी जाना पड़ता, हो सकता है शहर में कमरा लेके भी रहना पड़ता, तो क्यों टेंशन लेते हो यार? ठीक है। देख लो, ये है आपका प्लेट अर्थिंग। देखो प्लेट मतलब प्लेट दबा दी जाती है। देखो मैं आपको, चलो मैं चाय पीता पीता एक काम कर लेता हूँ इतने। ये देखो ये पाइप अर्थिंग है। इसके अंदर क्या है, ये पाइप डाली गई, इसके अंदर छेद कर दिए गए, देखो कोयल, और ये कोयले वगैरह डाले गए। यानी अगर आप कहो, मान लो, अगर आप कहो, तो देखो ये क्या है, पाइप अर्थिंग है, और ये क्या है, प्लेट अर्थिंग है। अगर प्लेट अर्थिंग की बात करें, देखो 12.5 mm की पाइप डाली गई है इसके अंदर, आप दिखाई दे रहा हो तो, ठीक है। और लीड, ये देखो कनेक्टर लीड जो है, अर्थ कनेक्टर है, और इसके ऊपर भी ये पाइप है, जीआई पाइप है ये। ठीक है। 19 mm डायमीटर की पाइप होती है, कौन सी, पानी वाली पाइप है। ये फनल होता है, फनल युक्त होती है, जिसके अंदर से पानी डालते हैं, कूपी बोलते हैं, आप कूपी बोलते हैं जिसको यार। सीमेंट
कंक्रीट है ये, इसकी एक टंकी बनाई जाती है, ये होता है। अर्थ इलेक्ट्रोड यानी प्लेट के रूप में डाला गया, देखो प्लेट डाली गई, इलेक्ट्रोड तो पीली पीली है, प्लेट डाली गई है। उसके चारों ओर क्या है, 15-15 सेंटीमीटर का कोयला बिछाया गया है, और क्या बिछाया गया है, नमक बिछाया गया है मिला के। तो कोयला नमक होता है इसके अंदर, एक बात तो 15-15 सेंटीमीटर होता है। ये गड्ढा जो होता है अगर प्लेट अर्थिंग वाला, कितने का होता है बताइए, 90 का होता है, ठीक है ना। और ये पूछे तो 30 का गड्ढा खोदा जाता है, इसकी लंबाई 2.5 से 3 मीटर तक रहती है। सारी चीजें पढ़ेंगे। अब देखो ये, हेलो हेलो, अरे रे 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 भैया, तार 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 तार। अब देखो इसके अंदर हम चीजें पढ़ेंगे फिर समझ लेंगे। प्लेट अर्थिंग कहाँ की जाती है, प्लेट अर्थिंग नमी वाले स्थान पे की जाती है, जहां पर नमी हो। मान लो थोड़ा सा खोदने के बाद उसमें नमी आ जाए, जमीन के अंदर खोदते हो, राजस्थान के डिब्बे में चले गए, डिब्बे के अंदर खोद लिया, पानी पानी दिखाई नहीं दे रहा, नमी दिखाई नहीं दे रही, सूखा है, ठीक है, तो वहां पर नहीं की जाती। पाइप और प्लेट अर्थिंग वहीं की जाती है जहां नमी हो, उपयुक्त नमी मिल जाए, थोड़ा सा खोदने पे वहां पर क्या गया, नमी युक्त स्थान वाले प्लेट का प्रयोग होता है इलेक्ट्रोड के रूप में। अर्थिंग इलेक्ट्रोड यानी जो अर्थ यानी कोयले के बीच में या नमक के बीच में दबाया जाता है वो प्लेट है, वो अर्थिंग इलेक्ट्रोड कहलाती है ना। गड्ढा चौड़ा होना चाहिए 90-90 का, यानी 90-90-90-90-90, ठीक है ना। कितने का होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। प्लेट अर्थिंग में गड्ढा 90, प्लेट 90-60 याद रख, 90-30 याद रखना है आपको, 90-30। अगर 90 मतलब दोनों याद रखें, 90-30-90। प्लेट क्या होती है, पाइप से चौड़ी होती है, प्लेट क्या होती है, पाइप से चौड़ी होती है, थोड़ा सा जोर दे के याद करो इसको। प्लेट पाइप से चौड़ी होती है, तो 90 और 30 में से क्या है, 90 चौड़ा है, ठीक है ना। तो 90 गुणा 90 सेंटीमीटर का एक गड्ढा खोदा जाता है, ऐसे गड्ढा खोदेंगे आप 90 से 90, ये गड्ढा खोद लिया, ठीक है ना। इसकी क्या हो, 90 सेंटीमीटर ऐसे होना चाहिए, और 90 सेंटीमीटर ये चौड़ा होना चाहिए, इस प्रकार से हम खोद लेंगे। यानी 90 ऐसे, 90 ऐसे, यानी पूरा यार वर्गाकार खोदेंगे ना, वर्गाकार खोदेंगे। 90 खोद लिया आपने 90 सेंटीमीटर का। गहराई कितनी लेंगे, गहराई लेंगे 1.5 मीटर से लेकर, वो उसके हिसाब से ले लेंगे 3 मीटर तक ले लेंगे, ठीक है ना। गहराई 3 मीटर तक ले सकते हैं हम, क्योंकि अगर नमी थोड़ी और नीचे है मान लो, तो नमी से संपर्क करवाना जरूरी है। नमी यानी गीला होगा मतलब तो ज्यादा कम प्रतिरोध होगा, गिल्ले का प्रतिरोध कम होता है, ठीक है ना, कम प्रतिरोध होगा तो करंट ज्यादा बहेगा, अर्थिंग इसलिए करते हैं। हो गया। प्लेट इसके अंदर 90 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, तो आपको कहना है 90 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये तो हो गया, याद हो जाएगा ना, 90 सेंटीमीटर। अब अगर बात करें आप, तो इसके अंदर क्या होती है, देखो प्लेट डाली जाती है, क्या डाली जाती है, प्लेट डाली जाती है। प्लेट देखें तो देखो इसकी इस प्रकार से एक प्लेट डाली जाएगी, जो क्या होगी, 60 गुणा 60 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी, उसका क्या होगा, चौड़ाई होगी, ठीक है ना, प्लेट डाली जाएगी। उसके ऊपर उसका जो व्यास होगा, ऐसे व्यास होगा, चौड़ाई लंबाई तो ये होगी, व्यास यानी मोटी कितनी होगी, तो मोटी अगर वो कॉपर की है तो 3.25 की ले लो, या 3.15 की ले लो, और 3.15 को 2 से गुणा कर दो, जीआई की ले लो। जीआई 2 से गुणा करेंगे यानी जीआई की डबल होती है। कॉपर का क्या होता है, चालकता ज्यादा होती है, प्रतिरोध कम होता है, तो जीआई का चालकता कम होती है कॉपर की तुलना में, तो दुगना ले लो आप, है ना। तो 3.15 का व्यास होगा, कॉपर की होगी तो प्लेट, प्लेट कॉपर की नहीं है, हमने जीआई की यूज की है, यानी लोहे की यूज की है, तो हम क्या ले लेंगे, 6.30, ठीक है ना, सेंटीमीटर। उसका व्यास ले लेंगे, मोटाई ले लेंगे, यानी एक प्लेट होती है उसकी मोटाई कितनी होती है, 3.15 क्लियर है। और इसकी ऐसे ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, 60 गुणा 60 होगी उसकी, यानी 60 ऐसे होगी, 60 ऐसे होगी, लंबाई चौड़ाई उसकी क्या होगी, 60 होगी, और उसका व्यास, ठीक है ना, मोटी मोटी जो हो जाएगा ना। चारकोल और नमक डाल देंगे। अब देखो 60-60 के लिए आपके पास कितना था, 90, तो 90 बच गया मान लो, तो आपके पास 90 कितना बच गया, ठीक है ना, तो 30, यानी 15 इधर हम चारकोल डाल दें, और 15 क्या डाल दें, इधर डाल दें, तो 15 और 15 30, और 60 है, प्लेट होगी, यानी 60 की तो प्लेट होगी आपकी। और 15 सेंटीमीटर आपा इधर क्या डाल दिया, चारकोल डाल दिया, मैं चारकोल कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको यार, वो कोयला डाल दिया, ठीक है, कोयले के साथ में क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। और इधर भी 15 सेंटीमीटर, तो ये गड्ढा पूरा हो गया ना, यानी 15 ये हो गया, 60 ये हो गया, और 15 ये हो गया, यानी 15 + 60 + 15, तो 90, इससे थोड़ा सा
कैलकुलेशन बिठा के याद करो, इसको याद रह जाएगा। 90 याद रह गया, 90 में से 60 प्लेट और 15-15 दोनों तरफ है नमक और कोयला डाल दिया, तो ये हो जाएगा याद आपको। ठीक है ना। पूछ ले कभी गड्ढे की चौड़ाई कितनी, गड्ढा प्लेट अर्थिंग के लिए कितना चौड़ा गड्ढा खरीदते भाई, खरीदना है क्यों, पैसे दे के ले गए ना, खोदना है ना, और आपसे करवाया जाएगा लाइनमैन से ये। तो गड्ढा खोदना है 90 गुणा 90 का, ठीक है। उसमें 60 गुणा 60 की प्लेट डाल देनी है। 60 गुणा 60 की प्लेट डालोगे, जगह बच जाएगी दोनों तरफ 15-15, यानी 15 इधर नमक डाल दो, 15 इधर डाल दो, 15 नीचे नमक डाल दो, 15 ऊपर नमक डाल दो, यानी 15 चारों तरफ 15 सेंटीमीटर क्या डालना है, नमक डालना है। ठीक है ना। तो 60 और 30 क्या हो गए, 90। 90 का गड्ढा खोदा आपने, उसकी गहराई जो है 1.5 से 3 मीटर नमी के अनुसार देखेंगे, 1.5 से कम नहीं होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसके, प्लेट अर्थिंग में। सेम है पाइप अर्थिंग, सभी जगह किया जा सकता है, नमी वाले में कर लो, चट्टान वाले में कर लो, कहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जीआई की पाइप या कॉपर का प्रयोग होता है, क्लियर है। गड्ढा जो होता है वो 30 गुणा 30, वहाँ 90 गुणा 90 था, क्योंकि यहाँ पाइप है, पाइप क्या है, पतली है, पतली है, तो गड्ढा इतना चौड़ा नहीं खोदना, हमें ठोक देना है। पाइप 15-15 की ले लेंगे, 15-15, जो 15-15 यहाँ कोयला भरा था वो यहाँ भी 15-15 कोयला भर देंगे, तो 15 इधर कोयला, 15 इधर कोयला, बीच में कितना बच गया, 30 का गड्ढा। टोटल कितने का गड्ढा, 30 का, 30 सेंटीमीटर चौड़ा खोदा। उसके अंदर आपने व्यास 15 सेंटीमीटर की क्या डाल दी, पाइप डाल दी। ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर की क्या डाल दी, पाइप डाल दी। अब इसके चारों ओर आपने क्या भर दिया, 15 सेंटीमीटर, यानी इसके चारों ओर गोलाई के अंदर, व्यास 15 है तो पूरी गोलाई के अंदर 15 सेंटीमीटर आपने नमक भर दिया, और क्या भर दिया, और कोयला भर दिया। ठीक है ना। तो 30 सेंटीमीटर, इसकी क्या होती है, 1.5 से 3 होती है, इसको क्या करना है, 1 बढ़ा दो दोनों तरफ, यानी 1.5 वाले की जगह 2.5 कर दो, 3 वाले की जगह 4 कर दो। लंबाई ज़्यादा होती है इस गड्ढे की, लंबाई यानी इसकी गहराई जो है वो ज़्यादा होती है, गहराई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। ठीक है ना। यानी चौड़ा तो 30-30 का है, लेकिन गहरा बहुत है गड्ढा भैया, 2.5 से 4 तक इसको खोदा जाता है। पाइप व्यास जो होता है, पाइप का व्यास 38 मिलीमीटर का हो सकता है। ठीक है ना। चौड़ाई जो होती है 15-15 ये हो सकती है। ठीक है। अब दोनों केस के अंदर, जो दोनों केस के अंदर गड्ढे का सिस्टम अलग है, यहाँ 90 का या 60 का है। ठीक है ना। यहाँ गहराई 1.5 है, यहाँ पे क्या है, 2.5 है, यहाँ लास्ट 3 है, यहाँ लास्ट 4 मीटर है। व्यास यहाँ पर ये देख लो, प्लेट का व्यास ये है, यहाँ पर क्या है, 38 mm व्यास है पाइप का। पाइप खोखली भी हो सकती है, जीआई भी, मतलब खोखली और क्या हो सकती है, हो सकती है। खोखली होती है तो उसको क्या बनाते हैं हम, छिद्र युक्त बनाते हैं, ताकि आसानी से उसके अंदर से करंट फ्लो हो सके। देखेंगे अब इसके अंदर क्या लगाएंगे हम, अर्थ वायर लगाएंगे। मान लो आपने प्लेट अर्थिंग कर दी, प्लेट अर्थिंग अलग कर दी, नीचे कर दी, या प्लेट कर दी, पाइप दोनों कर दी। यहाँ से हमें ले जाने के लिए क्या चाहिए, एक जीआई वायर चाहिए, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक तार निकालना पड़ेगा, यानी तार को निकालना है इससे जोड़ के, तो वो जीआई वायर होती है। ठीक है। एक हमें इस गड्ढे के अंदर 4 नमक वगैरह भरा है, नमी को उपयुक्त समय पर बनाए रखना है, तो हम क्या करेंगे, एक इसके लिए हमें पानी की पाइप चाहिए। क्या चाहिए, एक इस प्रकार की पानी की जीआई पाइप चाहिए, यानी इससे हम क्या डालना है, पानी डालना है। ठीक है ना, पानी डालना है इससे। तो एक तो ये जीआई वायर है, एक जीआई वायर, दोनों के अंदर एक ही रेशो है। ठीक है ना। चाहे इसमें प्रयोग करेंगे तो ही उतने की, इसमें प्रयोग करेंगे तो ही उतने की। अर्थिंग वायर है, यानी इस वायर का प्रयोग करेंगे वो कितने की होनी चाहिए, स्टैंडर्ड गेज। ठीक है ना। 8 मतलब 8 स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी 8 SWG की होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। और ज़्यादातर या तो जीआई की कॉपर की प्रयोग की जाती है ना। ठीक है। तो वो कॉपर वायर होती है, जो किससे, इलेक्ट्रोड, ये क्या है, या तो प्लेट है और या ये है, तो इसके लिए 8 SWG के बताऊंगा हम आपको। ये हो गई जीआई पाइप आपके पास। ये पानी की पाइप जो है उसका व्यास 19.5 होना चाहिए और 1.5 मीटर लंबी होनी चाहिए। ठीक है ना, 1.5 मीटर लंबी होनी चाहिए और उसका व्यास कितना होना चाहिए, 19.5 उसका व्यास होना चाहिए। यही चीज पढ़ने वाली है। जीआई पाइप जो है वायर के लिए, यानी दोनों ही पाइप हैं, ये भी जीआई है, ये भी जीआई है, ये पानी लेके आएगी, ये तार को जोड़ेगी, क्योंकि सीधा आप भूमि के अंदर तार को नहीं छोड़ सकते, वातावरण का नुकसान होगा उससे, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उसको एक पाइप से डाल के हम क्या पहुंचाते हैं, इलेक्ट्रोड तक पहुंचाते हैं, और यहाँ किससे जोड़ देते हैं, किसी उपकरण से जोड़ देते हैं, किसी की बॉडी से जोड़ देते हैं।
समझ में आ गई बात? ठीक है, तो उस पाइप का व्यास कितना होना चाहिए? जीआई पाइप वायर के लिए 12.7 mm, क्योंकि वो छोटी चाहिए वो थोड़ी मोटी चाहिए। 7 mm का दोनों के बीच में फर्क है, 19.5 और 12.7। ठीक है, व्यास होना चाहिए 1.2 मीटर, यानी दोनों की जो लंबाई है वो एक जैसी होती है। ठीक है, हो जाएगा क्लियर? यानी चाहे यहाँ पूछ ले चाहे यहाँ पूछ ले, ये डाटा सेम है और ये डाटा भी सेम है। कितना है? चारकोल, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। दोनों डाटा ये नीचे वाला सेम है, बाकी ये अलग है थोड़ा थोड़ा। ये 60 90 ये 30 है, बस दो चीज याद करनी। इसको आसान बनाने के लिए मैंने ये चीज मेहनत की है भाई, मेहनत की है। अब भी याद नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, इतना जोर मार दिया ना। ये देखो पाइप है, देखो ये पाइप होती है, देखो ये पाइप है पानी डालने के लिए। ठीक है, ये देखो इससे तार जोड़ा गया, इसके तार इससे सीधा जोड़ा गया अलग प्रकार से, जीआई वायर है, इसको भी हमने देखा। ठीक है, 1.2 जीआई पाइप जो है, चाहे वो पानी की पाइप हो, उसकी लंबाई कितनी होती है? 1.2 यानी 1.25 मीटर होती है। ठीक है, अगर पाइप जीआई पाइप है, अगर वायर पानी के लिए यूज हुई है, जीआई पाइप अगर वाटर के लिए यूज हुई है तो कितना रे? पानी ज्यादा 19.5 mm। अगर वो वायर के लिए यूज हुई है तो 12.7 mm उसकी क्या होती है? वो होती है। ठीक है, तो दो पाइप चाहिए हमें, 12.7 mm देख लो, ये रहो 12.5 mm दे रखा है इसने। अर्थ इलेक्ट्रोड है, ये प्लेट है, प्लेट को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये जुड़ा होता है किससे? तार से, और ये आगे तार, ये तार आगे जाके क्या है? बॉडी से जुड़ा होता है, कोई उपकरण से। ठीक है ना, किससे? बॉडी से जुड़ा होता है। ये पाइप है, ऊपर सीमेंट की टंकी बनाई है जिसके अंदर पानी डालेंगे, और ये देखो इसके चारों ओर चारकोल यानी नमक और कोयला भरा गया है। नमक कोयला इसलिए भरा जाता है ताकि नमी बनी रहे। कई बार पूछ लिया जाता है नमक और कोयला क्यों भरा जाता है? अर्थ प्लेट अर्थिंग करने के लिए गड्ढे में नमक और कोयला क्यों भरा जाता है? क्योंकि नमक जो है, आपने देखा भी होगा, जहाँ पे लूणी आ जाती है, लूणी देखा होगा आपने, लूणी आ जाती है, या आसपास के अंदर नमक वाला जो खेत होता है, जहाँ पर क्या हो जाता है, सेम का इलाका होता है, वहाँ पर आपने देखा होगा, या आपके घर में नीचे नीचे फर्श खराब हो जाता है तो वहाँ नमक की मात्रा बढ़ती है। जहाँ नमक ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा? नमी ज़्यादा होगी, तो इसलिए नमक और कोयले को भरा जाता है। ठीक है ना, नमक और कोयला इसलिए भरा जाता है ताकि नमी बनी रहे। नमी रहेगी, प्रतिरोध कम रहेगा, प्रतिरोध कम रहेगा, करंट ज़्यादा बहेगा। अर्थिंग का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। ठीक है ना, और कम से कम जो हो तो वो इतना ही सुरक्षित मत मानी जाती है। यहाँ पे सेम सिस्टम है, यहाँ पे भी देखो कोयला भरा गया है, देखो कोयला और ये नमक है, ये कोयला, ये नमक, ये कोयला, नमक कोयला, नमक कोयला, इस प्रकार से नमी बनी रहे, नमी बनी रहे, नमी बनी रहे, नमी बनी रहे। बस अन्य प्रकार की अर्थिंग जो होती है वो कहाँ की जाती है? तार या स्ट्रिप विधि जो होती है पहाड़ों में। इंपॉर्टेंट ये है बस, कैसे की जाती है हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कैसे की जाती है हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तार व स्ट्रिप विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पहाड़ी इलाकों के अंदर अर्थिंग के लिए, क्योंकि नॉर्मल अर्थिंग, अब गड्ढा तो वहाँ खुदता नहीं पहाड़ के अंदर, अब गड्ढा नहीं खोद पाओगे तो पाइप और कौन सी प्लेट अर्थिंग तो आपसे नहीं हो पाएगी। तो क्या करना है आपको? स्ट्रिप, तार या स्ट्रिप क्या करना है? सीधा गहराई कितनी होनी चाहिए? गड्ढे की 8 से 10 मीटर उसमें दबा दी जाती है, और कम से कम 5 मीटर तो दबानी ही पड़ेगी, तब जाके वहां पर प्रतिरोध कम होता है पहाड़ों का भैया। प्रतिरोध ज्यादा होता है पहाड़ों का तो ज्यादा डूंगी दबानी पड़ती है ना। ठीक है, कुंडली अर्थिंग, कुंडली क्या कर दी जाती है? एक अर्थिंग कुंडली बना के उसको लग दिया, उसमें तारकोल वगैरह उसमें भी इस प्रकार से भर दिया जाता है, अर्थिंग की जाती है। ठीक है, 1.5 मीटर गहराई में दबाई जाती है कुंडली अर्थिंग, है ना। ठीक है, और कॉपर की वायर दबाई जाती है। छड़ अर्थिंग, छड़ अर्थिंग क्या करते हैं? जैसे राजस्थान है, मान लो राजस्थान के अंदर नमी बहुत कम है, तो प्लेट और गड्ढा खोदने लग जाओ, टिब्बों में तो गड्ढा तो खोदेगा ही नहीं, तो वो क्या करते हैं? वो एक राड लेते हैं, एक तार लेते हैं, या एक कील लेते हैं, एक छड़ लेते हैं, उसको क्या करते हैं? हथौड़े से कट 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 करके दबा देते हैं, उसके ऊपर तार बांध के अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है ना, तो उसको छड़ अर्थिंग। रेतीली जमीन में रोड का प्रयोग करते हैं, लंबाई 1.5 मीटर से 6 मीटर, बहुत लंबी लंबी हो जाती है भाई, 6 मीटर तो है ना, 1 मीटर इतना होता है। ठीक है, इतना 1 मीटर होता है, बताइए, 6 मीटर तक भी नमी आएगी तभी तो छोड़ना है पीछा। ठीक है ना, तो नमी आएगी तब पीछा छोड़ना है, तो 1.5 मीटर से 6 मीटर तक राड दबा दी जाती है। ठीक है ना, तांबे की हो तो 12 mm का व्यास की ले लेना, अगर तांबे की नहीं है
तो जीआई छड़ है आपके पास लोहे की है तो 25 mm ले लेना, खोखली है तो, अगर ठोस है मान लो तो 19 mm से काम है चल जाएगा। वाटर टैप अर्थिंग, टैप का मतलब होता है टूटी नल, टैप का मतलब क्या होता है टूटी नल, ठीक है ना, टैप, तो टैप, तो ये इसी प्रकार की होती है, बहुत गंदी तरीके की होती है, इधर टूंटी से अर्थ कर दिया जाता है, इधर पानी में कर दिया जाता है, फलाना दिगड़ा, ठीक है ना, ऐसे वाटर टैप अर्थिंग। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे आराम से। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं, दोबारा एक बार और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सा है थोड़ा, है ना। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है, बहुत प्यारा है, ठीक है। यहाँ पर आपको साइंस भी पढ़ने का मौका मिलेगा और इलेक्ट्रिकल थ्योरी भी, ठीक है। आगे हम एलपी और टेक्नीशियन के जो तैयारी करना चाहते हैं, सीटी जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है वो भी आ जाएं, और इलेक्ट्रिकल जेई की तैयारी करेंगे वो भी आ जाएं, वो भी उसकी भी तैयारी करवाएंगे हम। पहले में वह जो साइंस आती है वो पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी, दूसरा जो पार्ट ए है उसमें भी हम पूरा योगदान देंगे, पार्ट बी के अंदर 75% इलेक्ट्रिकल थ्योरी आती है उसको भी हमें पूरा करवाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी सीटी जिसका क्लियर नहीं हुआ है वो कह दें वो भी आएँ और पढ़ें, आने वाली है पोस्ट 40-50 हज़ार, उनको तैयार कर दो भाई, आईटीआई वाले जितने भी हैं उनके पास शेयर कर दो, ठीक है ना, जितने भी आईटीआई वाले हैं उनके पास शेयर कर दो, आईटीआई और पॉलिटेक्निकल वाले जेई और लोको पायलट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना, और आईटीआई वाले टेक्नीशियन और लोको पायलट की तैयारी कर सकते हैं, बीटेक वाले भी एलपी लग सकते हैं, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए और उनको जोड़िए, ठीक है। और जितने भी बंदे हैं अपने कैंडिडेट हैं भाई, ठीक है, नौकरी लगने वाले, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है क्वेश्चन कभी मत भेजना, एक का भी आंसर नहीं दूंगा भाई, ठीक है ना, क्वेश्चन मत भेजना एक का भी, और नाराज होने वाली बात नहीं है इसमें, नाराज होने वाली बात नहीं, भी आप नाराज हो जाओ कहीं पे भी मेरा जवाब नहीं दे रहा भाई, यार मेरी जगह आप बैठ के देखो, एक बार आके देखो, ठीक है ना, पता चल जाएगा। कुछ तो कहते हैं सर 4 घंटे की क्लास ले लो, 5 घंटे की, भाई जीव हूँ मैं भी, है ना, ठीक है ना, 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद मत्था खराब हो जाता है, पता है क्या, और उसके बाद भी 2.5-2.5 3-3 घंटे की क्लास दे रहा हूँ आपको, उसके बाद ये क्लास ऐसे थोड़ी ना यहाँ पे आके खड़ा हो गया, कोई भी टीचर है ना ऐसे आके खड़ा हो गया ऐसे नहीं पढ़ा पाता भाई, उसको देखना भी पड़ता है पहले, यार आइटम क्या है, सिस्टम क्या है, उसको आसान बनाने के लिए कुछ चीज़ें सोचनी भी पड़ती है अलग तरीके से, ठीक है ना, उसको सब सामान्य भाषा में समझाने के लिए उसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ता है, अलग तरीके से देखना पड़ता है, तो उस पर भी टाइम लगता है। और दूसरा मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, भी टेस्ट सीरीज़ आपको दी जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, बहुत बढ़िया से बढ़िया उसके अंदर क्वेश्चन डाले जाए, और कोशिश कर रहा हूँ भी सोल्यूशन भी आपको उसके अंदर मिले, ठीक है। कम से कम आपको 70-80-50-100, मतलब कम से कम जितना हो सके भी 5-6 हज़ार क्वेश्चन कम से कम आपको टेस्ट के द्वारा करवाए जाएं, ठीक है ना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो पूरी मेहनत लगे रहा हूँ, रात दिन लगे हुए हैं भाई साहब, एक वक्त भी नहीं है, 5 घंटे सोना जरूरी होता है, 5-6 घंटे, तो 5-6 घंटे मैं सोता हूँ भाई, कभी रात को ड्यूटी है तो 5 बजे से 10 बजे तक सो लिया, उसके बाद भागा दौड़ी यही रहता है, तो इसका मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपका भी फर्ज बनता है भी आप मेहनत करिए। अरे कमेंट तो आप नहीं कर सकते क्योंकि इतने मेहनती नहीं हो आप, भी कमेंट भी कर दो, ठीक है ना। कुछ बंदे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे हैं, और उनके नाम भी याद है मुझे, है ना, उनका स्पेशल अनाउंस करूंगा एक दिन में। लेकिन कुछ मतलब वीडियो पूरी देखते हो आप और लेकिन कमेंट का नाम नहीं लेते, नहीं यहाँ पे ये थोड़ी ना है भी साइबर क्राइम वाले आ जाएंगे वो अपने कमेंट क्योंकि आपको पकड़ के लेके जाएंगे, ठीक है। और ये पाकिस्तान का चैनल थोड़ी ना है जो कमेंट करोगे और आप कह दोगे आप तो पाकिस्तान वालों से प्यार करते हो तो आपको पकड़ के लेके जाए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप कमेंट लाइक कर दिया करो, शर्माने की क्या बात है इसमें, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, अगर आपकी तरह हम सोचने लगे भी कौन है ये अपने को क्या मतलब है, ठीक है ना, इतना सिलेबस करा दिया बहुत है, छोड़ दो, 1-1 घंटे में करवाएंगे, होगा हो जाएगा, ना होगा तो ये हम सोचने लगे, मान लो हर आपकी तरह हर बंदा अगर खुद गर्ज बनने लगे तो बताओ आप कैसे चलेगा भाई, ठीक है ना। शेयर नहीं करते, मेरे पास जितने भी है ना टोटल सारों के नंबर सेव है भाई, मैंने किसी का स्टेटस नहीं देखा कभी भी, स्टेटस भी नहीं देखा भी लगा रखा हुआ आपने, दुख होता है यार। एक
एक लड़का जिसका स्टेटस डेली लगता है, बाकी मैंने स्टेटस भी नहीं देखा। शेयर तो कहाँ, शेयर तो दूर की बात है, शेयर तो गया तेल लेने, आप कमेंट तक नहीं करते, लाइक तक नहीं करते आप। कारण उसका क्या भाई, कर दिया करो यार, दुख होता है कई बार, है ना। तो ये आपका अर्थिंग, अर्थिंग हमने कहा, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पेल दिए जाते हैं। पृथ्वी का प्रतिरोध जीरो लगभग होता है तो वोल्टेज भी जीरो है। पृथ्वी धारा जो है अधिकतम कितने मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, क्योंकि V बराबर, ठीक है ना, आर, आर अगर जीरो है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऊपर वाला क्या इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर लगभग जीरो होता है तो विभव क्या भैया जीरो होता है, ठीक है। मोटा पिन यूज होता है हरे रंग का, वायर यूज होता है रे, ठीक है। लाइव कनेक्टर वगैरह वगैरह पढ़े हम उत्पादन क्षेत्रों में, ये थोड़ी सी प्लेट याद कर लेना भैया, ठीक है ना। भवन से 1.5 मीटर की दूरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी याद कर लेना थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर डबल अर्थिंग कहाँ पर की जानी है, यहाँ पर डबल अर्थिंग की जानी चाहिए, सिरोपरी लाइन वगैरह मिल मिल वगैरह में 4 जगह, ठीक है। एक होता है पावर अर्थिंग, यहाँ पे लिख लो, चलो खाली पड़ा है तो, नहीं अर्थ सिस्टम अर्थिंग, एक होता है सिस्टम अर्थिंग, और एक होता है घरेलू अर्थिंग, उसको हम उपकरण अर्थिंग, ठीक है। यानी सिस्टम अर्थिंग का मतलब होता है जो अर्थिंग कहाँ पर की जाती हो, जैसे पावर प्लांट है, पावर प्लांट यानी शक्ति ग्रह है जहां पर उपयोग उत्पादन होता है, यानी आपका ट्रांसमिशन लाइन है, यानी पारेषण लाइन के अंदर जो अर्थिंग होती है, पारेषण यानी ट्रांसमिशन लाइन में, या डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण लाइन के अंदर जो अर्थिंग करते हैं, खंभों की अर्थिंग करते हैं आप, है ना, बड़े बड़े पोल है उनकी अर्थिंग करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटर जो होते हैं, अल्टरनेटर की अर्थिंग करते हैं, मान लो आप अल्टरनेटर, अल्टरनेटर की अर्थिंग करते हैं, ट्रांसफॉर्मर की अर्थिंग करते हैं, ट्रांसफॉर्मर की अर्थिंग करते हैं। तो वो किस अर्थिंग के अंदर आ जाती, घरेलू अर्थिंग, यानी अगर आप मोटर को जोड़ना है, मान लो मोटर की बॉडी को जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं, आपके घर के अंदर लगी हुई है, उपकरण है, तो उसका प्रयोग, उपकरण को अर्थिंग करते हैं। जैसे पंखे को अर्थ कर दिया आपने, प्रेस की बॉडी को अर्थ कर दिया, मोटर की बॉडी को अर्थ कर दिया, टीवी के पंखे को, टीवी के मतलब उसको अर्थ कर दिया, या और चीजें जो है उनको अर्थ कर दिया, तो वो तो उपकरण अर्थिंग है। उपकरण का मतलब एप्लियंस जो है आपका, या इक्विपमेंट जो है उसको अर्थिंग कर दिया आपने, तो वो तो होगी उसकी बॉडी को अर्थिंग करना उपकरण, यानी किसी उपकरण को अर्थिंग करते हैं, उपकरण को अर्थ करना क्या कहलाता है, तो वो तो कहलाती है उपकरण अर्थिंग, ठीक है। बाकी सभी को छोड़ के, यानी आपका जो ट्रांसफॉर्मर लगा है ना, वो ट्रांसफॉर्मर से जो घरों तक आपके लाइन आती है, वहां पे भी क्या होता है, देखो खंबे के पास में अर्थ किया होता है, तो वो सारी की सारी उस खंबे से आपके घर से बाहर, या उद्योग से बाहर, या फैक्ट्री से बाहर जितनी भी अर्थिंग है ना, जहां से बिजली बन के आई है, और वहां से लेकर आपके घर के बाहर के खंबे तक की अर्थिंग को हम सिस्टम अर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम अर्थिंग कहते हैं। और उपकरण अर्थिंग यानी आपके घर में जितने उपकरण है, या उद्योग है, या कोई फैक्ट्री के अंदर उपकरण है, उस उपकरण को, यानी मोटर की बॉडी को, पंखे की बॉडी को, प्रेस की बॉडी को, या कोई भी फ्रिज की बॉडी को, या कूलर की बॉडी को, जितनों को अर्थ किया जाता है वो उपकरण अर्थिंग कहलाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लो, एक मोटर, पंखा, ठीक है ना, पोटर, पंखा, ठीक है। बाकी जहां पे जनरेटर की करनी है, ट्रांसमिशन, ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वगैरह सबकी करनी है, तो वो किसकी होती है, वो सारी की सारी अर्थिंग जो होती है वो सिस्टम अर्थिंग कहलाती है, और उपकरण अर्थिंग वो कहलाती है जो उपकरणों की बॉडी को अर्थ किया जाता है। समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गया, सब कुछ फंडा क्लियर है, ठीक है ना। ठीक, तो ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करें और जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाओगे, इतना इतना पढ़ाएंगे यार, सिस्टम सेट हो जाएगा, बस इतना ही। आज के लिए फिर इतना ही है, आगे भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनको दो दो मार के सलटा देंगे जैसे जैसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको सरकारी नौकरी दे, और जल्द से जल्द इतना रिवीजन मार दो, इतना मार दो, सिस्टम बैठा दो भाई, जल्द से जल्द मिल जाएगी आपको। इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।